हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लगता। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का, जिसमें हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति, इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि भाई क्या होगा इस कंप्लीट रिवीजन के अंदर, क्या थी फ्रांसीसी क्रांति। हम सारी चीजें इसके अंतर्गत एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति से जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति दिमाग में आता है तो इसके साथ एक चीज आती है कि फ्रांस मतलब कहां पर था, यूरोप में। तो हमें कहां की घटनाएं पढ़नी है, इसमें यूरोप की घटनाएं देखनी है। अब यूरोप कहां पर है तो आपको पता होगा पृथ्वी पर है, लेकिन ये तो सबको पता है, बोले पृथ्वी कहां है, बोले ब्रह्मांड में है। ऐसी बातें थोड़ी करनी है अपन को, ये बताना है भाई टेक्निकल, मतलब एक सही उत्तर बताना यूरोप कहां है। तो आप बोलेंगे हमारे पश्चिम में है यूरोप, मतलब भारत की पश्चिम की तरफ आप जाएंगे, उत्तर पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो आपको यूरोप देखने को मिलेगा। उसी यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसको कहते हैं फ्रांस। उसी फ्रांस के अंदर कुछ क्रांति हुई थी, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई ये देश जो है वो किस चीज का है या किस महाद्वीप का है। तो हमें महाद्वीप भी पता चल गया, यूरोप का है। और ये क्रांति जहां हो रही होगी, चूंकि फ्रांसीसी क्रांति है तो फ्रांस से संबंधित होगी। अब ये क्रांति जो है, फ्रांस का एक शहर है पेरिस नगर, है ना। तो ये क्रांति की शुरुआत जो होगी वो पेरिस से आप देख पाएंगे। पेरिस एक वहां की बड़ी खूबसूरत शहरों में से एक है, फैशन की नगरी कहलाती है पेरिस। तो पेरिस से इसकी शुरुआत होती है। तो हम देखें यहां पर कि जब जुलाई 1789 का समय था, 14 जुलाई 1789 का समय था, उस जुलाई 1789 में सुबह सुबह के टाइम आप देखें पेरिस नगर के अंदर एकदम आतंक का माहौल बना हुआ था। एकदम लोग टेंशन में थे, परेशानी में थे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, उनके दिमाग में कुछ टेंशनें हुआ करती थी। कारण क्या था? क्योंकि यहां पर सेना को नगर में घुसने का आदेश दिया गया था। अब भाई सेना को घुसने का आदेश दिया गया है तो क्यों दिया गया है? सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब शांति से चल रहा है, शासक या प्रशासक की मर्जी से सब चल रहा है, तो सेना क्यों घुसने देंगे? तो अब ये बात आती है कि सेना घुसने के पीछे कारण क्या था। सेना घुसने के पीछे कारण ये था कि सेना क्यों गई नगर में, क्योंकि यहां पर मध्य वर्ग के द्वारा एक क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी 1789 में। इसी की गई क्रांति को ही क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? तो स्टार्टिंग कहां से हो गई? पेरिस नगर से स्टार्ट हो जाती है। लोगों में थोड़ा सा आतंक का माहौल था। आतंक के माहौल के पीछे क्या था कि लोगों को पता चला कि सम्राट ने या राजा ने सेना को नगर के अंदर प्रवेश की अनुमति दे दी। और जैसे ही ये खबर आई तो इसके साथ एक छोटी खबर और फैल गई, जिसको आप अफवाह के नाम से जानते हैं। अफवाह समझते हैं ना, जिसका कुछ सिर पैर नहीं होता, बिना सिर पैर के बहुत तेजी से दौड़ती है। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, मतलब जैसा बोलते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते लेकिन चलता बहुत तेज है, सच चलता बहुत आराम से है। वैसे ही यहां पर आप देखें कि अफवाह जो है मतलब झूठी एक तरीके का। तो ये अफवाह एक तरीके से इतने तेजी से फैल गई सब जगह। क्या थी अफवाह में कि सेना जिसको घुसने का आदेश दिया गया है सम्राट के द्वारा, राजा के द्वारा, तो उसके पास एक आदेश भी है कि वो नागरिकों के ऊपर गोली चला सकती है। तो अब चूंकि क्रांति कर रहे थे वो मध्यम वर्गीय लोग, तो उनके दिमाग में टेंशन आ गई कि यार ये तो ऐसा नहीं, गोली मार दे, हमको चौपट कर दें, सब नाटक हो जाएगा, फिर तो बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसी कारण से वो आतंक का माहौल था। इस अफवाह जैसे ही ये फैली कि भाई सेना के पास गोली चलाने का, नागरिकों को मारने का अधिकार है, तो इसकी एक प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, एक जन सेना का गठन हो जाता है। जन सेना, जन मतलब लोग और सेना मतलब सेना समझते हैं आप, फौज। तो लोगों के द्वारा एक फौज इकट्ठी कर ली गई। इसमें आप देखें प्रारंभ जिनके द्वारा किया गया उसमें लगभग 7,000 मर्द और औरतें शामिल थे। ये जाकर इकट्ठे होते हैं, टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपनी एक सेना का निर्माण करते हैं। अब इन लोगों को जो भी सेना बन रही थी, तो सेना केवल 2 हाथ 2 पैर के साथ तो कोई काम की नहीं है ना सेना। उस सेना के पास हथियार होने चाहिए, उसके पास गोला बारूद
होना चाहिए। तो इनको हथियारों की जरूरत थी। जब ये सेना बना दी तो इस सेना को हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार कहां मिलेंगे? अपन तो मध्यम वर्गीय है, अपने पास तो खाने की भी जुगाड़ नहीं हो पाती उतनी ज्यादा, है ना। बहुत अच्छा खाना हो, अगर अपन ने सोच लिया कि रोज अपन को पनीर खाना 1 महीने तक, तो बस इतने में मध्यम वर्गीय व्यक्ति परेशान हो जाएगा, नहीं खा पाएगा, है ना। बड़े व्यक्ति के पास होती है, गरीब के पास तो कोई व्यवस्था होती नहीं, अपन मध्यम वर्गीय थे। तो अब हथियार कैसे आए? तो बोले यार अपने पास तो पैसा ही नहीं, घर चलाएं कि हथियार खरीदें। तो इस चक्कर में लोगों ने क्या किया? सरकारी भवनों में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? उनको ये लगता था कि सरकारी भवनों में, जैसे थाने हैं, चौकियां हैं, इन जगहों पर पुलिस, जो सरकारी कर्मचारी हैं या सम्राट के राजा हैं या पुलिस जिसको आप कहें, उनके द्वारा कुछ हथियार रखे गए होंगे। तो हम इनमें प्रवेश करेंगे तो हमको कुछ हथियार मिल जाएंगे। हथियार नहीं मिलते थे तो वहां पर जो कागजात हैं उनको ही जला दिया करते, ताकि लगान वगान, टैक्स वैक्स वाली जो बातें हैं वो वहां पर ना हो पाए। तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई अफवाह फैली, उसके विरोध में एक जन सेना का निर्माण हो गया। कुछ 7-8 हजार लोग शामिल हुए। इन्होंने हथियारों की आवश्यकता थी, इसके लिए सरकारी भवनों में इन्होंने प्रवेश किया। एक किला आता है इसी सीरीज में, जैसे ही सेना बनी है और सरकारी भवनों में प्रवेश कर रही है, ऐसे ही एक किला है, एक सरकारी किला, जिसको कहते हैं बास्तीला का किला। बास्तीला का किला राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। वो सारे निरंकुश डिसीजन या अपना जो ज्यादातर चीजें हैं वो यहीं से चलाया करता था। तो बास्तीला के किले पर इन लोगों के द्वारा हमला किया गया, और वो हमला किस कारण से था? हथियारों के लिए था। हथियार तो ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? यहां से कैदियों को रिहा कर दिया, और जो रिहा किए गए कैदी हैं उनकी संख्या केवल कितनी थी? 7 हुआ करती थी। तो यहां पर इनके द्वारा हमला किया गया। हमला जो किया वो भीड़ के द्वारा किया गया, और यहां पर जो किले का कमांडर था उस कमांडर की भीड़ ने हत्या कर दी और कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों की संख्या 7 थी। ये किला आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ये किला, यहां पर नीचे आप देख पा रहे होंगे लोग हैं और कुछ सेना वेना आपको दिख रही होगी, कुछ डंडे वंडे समझ में आ रहा है। तो इनने इस किले पर हमला किया, इसको लूटा, इसको ढहा दिया। ढहाने का मतलब पूरा गिरा नहीं दिया, इस किले पर कब्जा कर लिया, कुछ नुकसान पहुंचा दिया, कैदियों को रिहा कर दिया। अब हमले के पीछे कारण क्या था कि भाई कारण इस पर हमला ही क्यों किया गया है? तो इसके पीछे कारण यह था कि लोग जो है वो इस बास्तीला के किले से बड़ी नफरत करते थे। उस नफरत के पीछे भी एक बात थी कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का यह प्रतीक था। सम्राट जो है वो अपने निरंकुश जो भी पावर्स हैं उनका उपयोग या शक्तियों का उपयोग इसी किले के माध्यम से करता था। इस कारण से लोग इससे नफरत बहुत करते थे, और इसीलिए इस पर हमला हुआ और यहाँ के कमांडर को भी मार दिया और किले को भी ढहा दिया गया। जैसे ही ये बास्तीला के किले की घटना घट जाती है, इसके बाद कई सारे दिनों में ये घटनाएं घटती रहीं। खासतौर से पेरिस नगर में, और पेरिस नगर के साथ साथ देहाती क्षेत्रों में कुछ घटनाएं घटती रहीं। आमतौर पर जो घटनाएं या संघर्ष जो हो रहे थे, उन संघर्ष के पीछे एक बात थी। बात यह थी कि खाने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए थे, और अगर जब ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे तो मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति खाने की चीजें खरीद नहीं पाएगा, तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। वहां पर फ्रांस में या पेरिस के अंदर खाने की चीजों में सबसे आम चीज थी, इसको कहते हैं पाव रोटी। जैसे हमारे यहां पर आप कहते हैं ना कि सबसे आम बात है बने कुछ भी लेकिन रोटी जरूर होती है ना, रोटी चावल जरूर होता है हमारे यहाँ खाने में। वैसे ही इनके यहाँ आम बात है ये पाव रोटी। आप ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत कॉमन फूड है, ये लोग खाते ही खाते थे वहां पर, है ना। बेकरियों के अंदर बनता था और लोग डेली इसका उपयोग किया करते थे खाने में। ये बहुत महंगी हो गई, तो इसके महंगे होने के विरोध में ज्यादातर लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया, विरोध किया गया। लोगों को क्या लगा कि ये सारी चीजें नियंत्रण में राजा के द्वारा नहीं की जा रही हैं, राजा थोड़ा सा गड़बड़ है, वो नियंत्रित करता, चीजें शायद सब कुछ अच्छी हो जाती। तो लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया। इस क्रांति ने हमको 3 शब्द दिए: स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को दिया। ये फ्रांस को भी दिया, यूरोप को भी दिया, और दुनिया भर को ये विचार मिले। फ्रांसीसी क्रांति से अगर हमें कोई एक बात बतानी हो क्या मिली है, तो हम यही कहेंगे कि यहां से 3 विचार निकले हैं। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचार सामने आए, और दुनिया ने पहली बार इन सब बातों को भी देखा कि समानता भी हो सकती है, स्वतंत्रता भी हो सकती है, और भाईचारा जिसको बंधुत्व कहते हैं, ऐसी भावना भी विकसित हो सकती है। तो ये सारे विचार किसके द्वारा दिए गए? ये विचार फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा निकल कर आते हैं। क्लियर? अब ये तो बात हो गई कि भाई ये तो हमने एक झलक देख ली कि ये इसी के आधार पर आपने क्रांति देखी क्या है, तो इसी के आधार पर हम उसका डिटेल वर्णन देखने वाले हैं एकदम। आप देखेंगे इसमें हम क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्रांतियां होंगी। तो ये आपका एक नोट टाइप का है, कीवर्ड या टॉपिक्स के नेम है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर के माध्यम से देखने वाले हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था वो देखेंगे। जीने के लिए संघर्ष, मतलब जीने के लिए जो लड़ाई होती है, जीविका का संकट कैसे पैदा हो जाता है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, कैसे मिडिल क्लास के द्वारा कुछ स्पेशल राइट जो किनको मिलते थे उनके अंत के बारे में सोचा, क्रांति की शुरुआत कैसे हो जाती है, फ्रांस में राजतंत्र बन गया था, मतलब जो राजशाही शासन हो गया था वो हो गया था,
राजनीतिक प्रतीकों के मायने कुछ चिन्ह हैं जिनके हम कुछ मतलब देखेंगे। फ्रांस में अब राजतंत्र खत्म होगा और गणतंत्र की स्थापना होगी। उसके बाद फिर एक आतंक का राज आएगा, मतलब जहां पर बड़ी परेशानी होगी, और आतंक के राज के बाद एक डायरेक्टरी शासित फ्रांस आएगा, निर्देशिका के द्वारा फ्रांस चलाया जाएगा। फिर देखेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, क्रांति में महिलाओं का रोल क्या था, उस पर बात होगी। दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा का समाप्त हो जाना, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, और बाद में सारांश। ये टॉपिक हमें इस पूरे वीडियो के अंदर देखने हैं कि क्या क्या हमारे होने वाले हैं। तो हम पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, हमें ये देखना है ना। सबसे पहले चूंकि हम जिस भी देश के बारे में क्रांति जैसी बातें पढ़ते हैं वहां पर कोई बड़ा आंदोलन होने वाला होता है, तो पहले हमें समाज का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। अगर हम समाज का बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी लोगों की मानसिकता नहीं समझ पाएंगे कि किस समाज की मानसिकता क्या हो सकती है। हम ये अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे किस देश में क्रांति किसके द्वारा लाई जा सकती है। जैसे आज भी कई सारे ऐसे देश होंगे जो शोषित होंगे, जिनका शोषण जारी होगा। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे, हर एक देश में जब क्रांति आ रही है, अपने राजा के खिलाफ विद्रोह हो रहा है या उनके द्वारा अपने जो शासक है उनके खिलाफ कुछ कहा जा रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो परेशान होते हैं, है ना, जो पीड़ित होते हैं। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि आपको उस देश की सामाजिक व्यवस्था समझनी पड़ेगी। तो इसी कारण से टॉपिक रखा गया है कि भाई समाज कैसा था फ्रांस का, तो उस समाज के बारे में देखते हैं। समाज से पहले, चूंकि अब जिस जगह के समाज की बात कर रहे हैं, तो उस समाज का एक बड़ा हिस्सा उस देश का मुखिया भी होगा, जिसको सम्राट या राजा के नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग राजा से और फिर उसके बाद निचले स्तर तक हम समाज में उतरते चले जाएंगे। अब देखें आपके सामने दो राजा हैं, या एक राजा है, सॉरी दो कह दिया। एक राजा है जिसको कहते हैं लुई 16वां, और ये राजा जो बना वो बनता है मात्र 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाता है। राजा बना और इसका विवाह जो होता है ना, लुई 16वां संग राजकुमारी मैरी एंटोनेट, तो इसका मैरी एंटोनेट के साथ विवाह हो जाता है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इनके साथ उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। एक दूसरे का हाथ कुछ ऐसे थाम लेते हैं, एक दूसरे के परिणय सूत्र में बन जाते हैं। इनका शादी का तरीका अलग होगा, उस तरीके से बन गए होंगे। 20 वर्ष की उम्र में जब ये गद्दी पर बैठा, तो ये जो बैठता है, शासन पे आता है, देखता है कि भाई क्या है, तो गद्दी पर बैठा। तो जैसे ही बैठा तो देखा गया भाई ये किस खानदान का है, तो ये बुर्बो राजवंश का हुआ करता था। और जब ये गद्दी पर बैठ रहा था तब का समय जो था वो था 1774। 1774 में ये राजगद्दी पर बैठता है, फ्रांस का नया सम्राट बनता है, और इसकी पत्नी जो है उनका नाम है राजकुमारी मैरी एंटोनेट। इनके साथ इसका विवाह होता है। जैसे ही गद्दी पर बैठा, राजा बना, तो राजा बनने के साथ उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आया। चैलेंज क्या है, आप ये बॉक्स खाली देख रहे होंगे, तो उसने बॉक्स का मतलब क्या है, ये शाही खजाना है। शाही खजाने का मतलब समझते ना क्या है, राजा का खजाना, मतलब जो राज्य में जो धन कोष इकट्ठा होता होगा वो वाला खजाना है। तो उसने देखा कि यार हमारा खजाना तो खाली है, मतलब अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है राज्य को चलाने के लिए, अब समस्याएं आने वाली हैं। कैसे खाली हो गया, खाली होने के पीछे कारण क्या है, पैसा तो आपकी जेब से हमेशा खर्च होता रहता है, तो ये पैसा बाहर निकल रहा है ना, तो इसमें डालने की व्यवस्था भी तो करो ना, कहीं से पैसा आता रहे, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, कमाई कहते हैं। जब पैसा आता रहेगा, आप खर्च करते रहेंगे, तो बक्सा आपका मेंटेन बना रहेगा, ना खाली होगा, और आप कमाई ज्यादा कर लेंगे तो धीरे धीरे भरने लगेगा। तो हुआ क्या, फ्रांस का ये बक्सा क्यों खाली हो गया, फ्रांस का ये खजाना क्यों खाली हो गया, क्योंकि इनने अपने वित्तीय संसाधनों को नष्ट करके रखा था। वहां जो भी अलग तरीके से उपयोग कर रहे थे राजा लोग थे, तो उनसे कोई सवाल पूछने वाला होता नहीं है, तो उनके क्या थे, वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। युद्ध हुए थे, कई सारे युद्धों के दौरान ये सब नष्ट हो जाते हैं, इनकी कमाई नहीं हो रही थी, खर्चा जारी था, है ना। फालतू के खर्चों का बोझ जबरदस्ती में था, और ये फालतू के खर्चों का जब बोझ जबरदस्ती में था, तो क्या हो रहा था, खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। तो जो लुई 16वां है, जैसे ही राजा बना, तो खजाना कैसा मिला इसको, खाली खजाना मिलता है। और एक और चीज मिलती है, खजाने के साथ साथ मिलता है कर्जा। जैसे ही राजा बना तो उसको कहते हैं कि उसको मिला है कर्जा। दो प्रकार का कर्जा है, एक तो उसको पुराना कर्जा मिला है, मतलब जैसे ही राजा मिला तो पुराना कर्जा हुआ करता था कुछ, वो पुराना कर्जा था 2 अरब लिब्रे। लिब्रे जो है वो फ्रांस की एक मुद्रा है जो फ्रांस में पहले चला करती थी, तो उस मुद्रा का नाम है लिब्रे। तो 2 अरब लिब्रे का पुराना कर्जा था। नया कर्जा जो लुई 16वां के द्वारा नया तैयार कर दिया गया वो था 10 अरब का, ज्यादा कर्जा कर दिया गया, लगभग 5 गुना ज्यादा कर्जा इनने और कर दिया।
क्यों कर लिया? क्योंकि लुई 16वां ने जो इनके उपनिवेश थे अमेरिका के लगभग 13 उपनिवेशों को आजाद कर दिया। वो भी किसके साथ किया? अपने दुश्मन देश इंग्लैंड के साथ उनको आजाद करने की घोषणा कर देते हैं। उनको आजाद करने से इनको क्या हुआ? उनको आजाद करने से इनको बहुत सारा कर्जा बढ़ा, कमाई कम हुई, इस कारण से इनको कई सारा कर्जा बढ़ा। कर्जा बढ़ने से क्या हुआ भाई? अब 2 पहले से था, तो अब टोटल कर्जा कितना हो गया? 12 अरब लिब्रे का हो गया, है ना? कितना हो गया? 12 अरब का कर्जा हो गया। अब आप देखें कि जब जैसे ही राज्य के अंदर बजट आता होगा, है ना, बजट तो रखना पड़ता होगा बीच बीच में, जैसे ही बजट राजा के द्वारा रखा जाता होगा या राजा के किसी मंत्री के द्वारा कि भाई साल भर में हमारी ये कमाई हुई है और ये हम खर्चा, बजट का मतलब क्या है? कमाई और खर्चे का लेखा जोखा जो होता है वो बजट है। आपका क्या है? सबका अलग अलग बजट होता है। आपका घर का अलग बजट होगा। बजट का क्या मतलब है कि जैसे ही पैसा आने वाला है उसके साथ आपके दिमाग में कुछ स्कीम्स चलती हैं कि भाई हम इस महीने में कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाने वाले हैं, तो 2 लाख रुपए खर्च कैसे होंगे? भाई 2 लाख आएंगे तो 20,000 बच्चों की पढ़ाई पे चला जाएगा, 10,000 हमारी गाड़ी का चला जाएगा, 5,000 हमारे यहाँ नौकर लगे हैं उनका चला जाएगा। ऐसी जो स्कीम्स बटती हैं ऐसे पैसा चला जाएगा। पैसा आते ही क्या है? आपने वो बना के रखा है कि वहां वहां जाएगा। तो आपके पास आपका जब बजट होता है तो क्या है? आपने कमाई है, आपकी सैलरी मिली है, तो वो आई है 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी जिसकी आती है, और फिर साथ में आपने खर्चे की स्कीम बता दी। ऐसे ही बजट पर यहां पर रखना पड़ता होगा कि भाई हमारी कमाई क्या है और हम खर्चा कहां कहां करते हैं। तो इनके बजट में खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में जाता था? कर्ज चुकाने में जाता था। जो कितना कर्जा था? 12 अरब के आसपास का कर्जा था। और जो कर्जदार थे जिनके द्वारा जो कर्जा दिया गया था वो दबाव बनाने लगे थे इनके ऊपर ब्याज का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, है ना, ब्याज का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने को लेकर आप दबाव बढ़ाने लगे थे कि भाई इसको और बढ़ाया जाए, 10% तक के आसपास इसको लाया जाए या और बढ़ाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही थी। तो जब ब्याज लगेगा, मान लीजिए 10% लग रहा है, तो आपको कितना लग रहा है? साल का 1.2 अरब तो आपको ब्याज ही लग जा रहा है। तो आप अगर मान लो कहीं 2 अरब लोन चुका रहे हैं तो उसमें 1.2 अरब आपका क्या चला गया? ब्याज चला गया। 8 अरब इसमें से माइनस होगा। फिर जो बचेगा, मान लो 8 या अपन ने मान लिया 1, तो 11 अरब पर फिर ब्याज लगेगा। तो आपका बहुत खर्चा जा रहा था, बहुत पैसा जा रहा था। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्जा चुकाने में चला जाता था, और कर्जा भी बहुत तेजी से घट नहीं रहा था। इसके अलावा जो नियमित खर्चे थे वो तो करने ही पड़ रहे थे, वो मजबूरी है। जैसे सेना का रखरखाव करना, राज दरबार को चलाना, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, इन सबको चलाना, ये तो हमको करना ही पड़ रहा था, इसको हम बंद नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या हुआ कि भाई अब ऐसा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, कमाई कम होगी, तो फिर कमाई बढ़ाने पड़ेगी। तो राजाओं के पास कमाई बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। साधन क्या है? कर बढ़ा दो। अपन को तो कमाना नहीं है, अपन को तो फावड़ा तगाड़ी लेके जाना नहीं है, क्या है, बस टैक्स बढ़ा दो, अपने आप देंगे लोग। तो उनने क्या किया? कर बढ़ाने के लिए सरकार मजबूर हो गई और उन्होंने बोला कि हम टैक्स बढ़ा देते हैं। और कर की स्थिति में अगर आप देखें तो कर जो है वो केवल किसके द्वारा दिया जा रहा है? केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। तीसरा स्टेट, अभी अपन देखेंगे फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हम देखेंगे कि भाई तीसरा स्टेट क्या कहलाता है। तो तीसरा स्टेट केवल कर्ज देता है, इसके अलावा और दूसरे स्टेट के द्वारा या पहले और दूसरे स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, उनको छूट दी गई है। अब तीसरे स्टेट की बात आई है तो हम फ्रांस के समाज के अंदर घुस जाते हैं। तो फ्रांसीसी समाज कैसा था? तो सामंती व्यवस्था का ही ये अंग हुआ करता था। मध्यकाल में जो सामंती व्यवस्था चल रही थी उसी का ही एक हिस्सा था फ्रांस का जो समाज था। फ्रांस के समाज को विशेष तौर पर या अमूमन तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम ए स्टेट, द्वितीय ए स्टेट और तृतीय स्टेट। पहला ए स्टेट, दूसरा ए स्टेट, तीसरा स्टेट, ऐसा भी कह सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय भी लिख सकते हैं। प्रथम ए स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग आता था, द्वितीय ए स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आता था। पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले थे। उस अधिकारों में एक ये था कि इनको करों में छूट दी गई थी, मतलब इनको किसी प्रकार का कर चुकाने की कोई खास जरूरत नहीं होती थी, कोई खास देना ही नहीं है, उल्टा लेना है। पादरियों के द्वारा तो एक टैक्स लिया जा रहा था चर्च के नाम पर, जिसको कहते हैं टाइथ, ये किसान को देना पड़ रहा था। तीसरे स्टेट के वर्ग के लोग दिया करते थे। और तीसरे स्टेट में कौन है? पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़ दें, डॉक्टर, इंजीनियर, काम करने वाला, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटा व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, सब इसके अंतर्गत आते थे। और यही लोग क्या कर रहे हैं? आपका इनके द्वारा ही आपका टैक्स चुकाया जा रहा है, कर दिया जा रहा है। इनके अलावा बाकी के लोगों के द्वारा कर नहीं दिया जा रहा है, उनको माफ है। तो एक चीज समझ में आई कि इनके द्वारा कर दिया जा रहा है तो फिर इनका ग्रुप भी बड़ा होगा, तभी तो ये लोग कर दे पा रहे हैं, नहीं तो ये कर कैसे दे पाती है? इनके बस कर से राज्य नहीं चल पाता। तो ये समूह नो डाउट बहुत बड़ा समूह था, इसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी। उसमें केवल पादरी हैं, इसमें केवल कुलीन वर्ग हैं।
अब क्या हुआ कि अब देखें फ्रांस की जो आबादी है, फ्रांस की पूरी आबादी का 90% किसान है और किसानों में भी मालिक किसानों की संख्या ना के बराबर है। बहुत कम मालिक हैं, मतलब ज्यादातर क्या है, काश्तकार टाइप के, मतलब ऐसा हम रेंटेड टाइप से खेती करते हैं, ठेके मजदूरी टाइप से, हमने आपका खेत उधार ले लिया, खेती कर ली, या खेती के काम से जुड़े हुए हैं, खेती की मजदूरी कर रहे हैं या खेती का कोई काम कर रहे हैं, जो भी है वैसे कुछ ही जुड़े हुए हैं। ठीक, 60% जमीन जो है, 90% किसान आप यहां पर समझते चले, 90% किसान क्या है, 90% लोग क्या है वहां की जनता के, किसान हैं। और इनमें से मालिक किसान कैसे हैं, बहुत कम है, मालिक कैसे हैं, कम है। और जब 90% किसान है और 90% में से चूंकि जमीन तो किसानों के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 60% जमीन किसके पास है, 60% जमीन किसके पास है, कुलीनों के पास और चर्च के पास। किसके पास, कुलीन और चर्च के पास है। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि किसानों की संख्या ज्यादा है लेकिन इनके पास जमीन का मालिकाना हक कम है, जबकि जमीन का मालिकाना हक सबसे ज्यादा किसके पास है, 90% किसानों के पास जमीन कितनी है, 40%, और बाकी के 10% जो बचे हुए हैं उनके पास जमीन कितनी है, 60%। यहां पर ये किसान है ना, ये जमीन हो गई 40% और किसान हो गए आपके 90%, तो इनके पास जमीन कितनी है, 40% में 90% किसान काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कितने ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ 10% लोग हैं, उनके पास जमीन कितनी है, पूरे फ्रांस का 60% जमीन है। तो किसानों के पास जमीन नहीं थी और इनकी स्थिति भी खराब थी। खराब होने के पीछे कारण क्या है, इनके ऊपर फालतू के टैक्स भी लगते थे। सरकार को टैक्स देना ही है, सरकार के जो दूसरे टैक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, उनके अलावा कुछ कर और देने हैं। जैसे आप देखें टाइद, टाइद क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर है और किसके द्वारा लिया जा रहा है, चर्च के द्वारा ये कर लिया जाता है। दूसरा टैक्स है इसको कहते हैं टाइल, ये प्रत्यक्ष कर है, ये भी किसानों को देना पड़ता था, जबकि वो सरकार को टैक्स दे रहे थे, उसके अलावा भी इनको टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था या वो दिया करते थे। यहां पर क्लियर। अब बात आती है, अगला टॉपिक आता है हमारा कि भाई हम जीने के संघर्ष के अंतर्गत बात करेंगे। भाई जीने का संघर्ष क्या है और कैसे जिया जाता है। एक फोटो आप देख रहे होंगे यहां पर, इस फोटो में कुलीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और एक और व्यक्ति है, भाई कुछ लिया है, उनकी दोनों की आप दशाएं देखेंगे। एक व्यक्ति कुछ बैठा हुआ है सीना तान के, कुत्ता पला हुआ बगल में, एक व्यक्ति झुका हुआ आया है, थोड़ा गरीब सा दिख रहा है, कुछ हाथ में सामान लाया है, आप यहां देख रहे हैं ना, कुछ गिफ्ट लाया है आपके लिए और कुछ क्या लाया है, धन लाया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई कुलीन को कहा गया है मकड़ा और जो गरीब व्यक्ति है या किसान है उसको कहा गया है मक्खी। एक को कहा गया मकड़ा और एक को कहा गया मक्खी। मकड़ा और मक्खी के पीछे का लॉजिक क्या है, मकड़ा क्या है, जाल फंसाकर आपको फंसा लेता है, फिर आपका पूरा रस चूस के आपको फेंक देता है। तो ऐसा ही यहां पर दिखाया गया कि गरीब व्यक्ति मजबूरी में गरीबों को या जो किसान लोग हैं उनको अपने जो जमींदार या सामंत है उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है और उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि बेचारा गरीब व्यक्ति अनाज, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और ये मोटू बैठा हुआ है, जमींदार सब कुछ स्वीकारने को तैयार है। उसको ये भी नहीं लगता कि रहम आ जाए कि रहने दो, अपने बच्चों को खिला दो, कुछ नहीं, सब कुछ लेने को तैयार है। ऐसा कहा जाता है ना कि शैतान को जितना भी दो उतना कम होता है, उसको सब अच्छा लगता है कि भाई देते ही जाओ, बस होते ही जाए, हमारा पेट भरता जाए। तो ऐसा इसमें बताया गया कि जीने का संघर्ष क्या होगा, ये लोग कैसे करते होंगे, इतना इनको दे रहे हैं, इनको भर भर के फल, अनाज, सब्जियां, ये बोरे देख रहे होंगे और पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद अपना घर भी चलाते होंगे, तो इनके साथ तो संघर्ष की स्थिति होगी ही होगी। तो ये यहां पर बताया गया है कैसी संघर्ष की स्थिति यहां पर होगी। क्लियर ये बात। भाई जमींदार की स्थिति क्या है, जमींदार तो सब लेने के लिए तैयार है, जबकि इनकी स्थिति बड़ी खराब है यहां पर। तो ये हम यहां पर देखने वाले हैं। अब देखो, हमने जीने के संघर्ष में एक फोटो के माध्यम से तो ये देख लिया भाई कि क्या मकड़ा है, क्या मक्खी है, जमींदार का कॉन्सेप्ट देखा, किसान का कॉन्सेप्ट देखा। संघर्ष होता क्या है, संघर्ष किस चीज को कहते हैं, हम जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करते हैं, हमें अनेक बाधाएं आती हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बाद हम उस चीज को पार कर जाते हैं, उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस चीज को प्राप्त करने में जो हमने यात्रा की है, ये सब क्या कहलाती है, संघर्ष। तो अभी हम और आप सब लोग जी रहे हैं और इसके लिए जैसे गरीब व्यक्ति है, जैसे हमारे आपके पास तो क्या है कि अभी संसाधन ठीक है, माता पिता हम आप लोग को सब खिला पिला देते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा समूह भी होता है कि जिनके पास
जो जीवन के आधारभूत चीजें होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, इन ये भी नहीं होती हैं। उसके लिए वो रोज संघर्ष करते हैं, आज दिन भर कमाएंगे, कल वो खा पाएंगे। ये सब क्या कहलाता है? ये सब इनके संघर्ष की कैटेगरी में आ जाएगा। ये संघर्ष है जीने का, आपका नहीं। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, आपको बनी बनाई मिल रही है, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना। तो आपका ये संघर्ष नहीं कहलाएगा। संघर्ष क्या है? जब आपको पता ना हो कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज काम नहीं किया तो कल क्या हो सकता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब जब समस्याएं रहती हैं, उनके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, वो कहलाता है जीने का संघर्ष। तो ये खाने पीने की समस्याएं, ये जीने का संघर्ष खास तौर से जो आता होगा वो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के साथ आता होगा। रईसों के पास जीने के संघर्ष वाली समस्याएं नहीं होगी, उनके पास दूसरी समस्याएं होंगी कि हमको ये वाली चीज अचीव करना है, हमको और बड़ा आदमी बनना। उनका बड़े से बड़ा आदमी बनने में संघर्ष होगा। यहां पर हम जीने के संघर्ष में आप मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति को देखेंगे। कैसे पैदा होगा संकट, ये जीने का या जीने के लिए संघर्ष कैसे करना होगा? तो आप यहां पर एक चीज देखें कि फ्रांस की जनसंख्या है वो 1715 में 2.3 करोड़ है, जबकि 1789 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो बढ़ गई है लगभग 50 लाख। 50 लाख की जनसंख्या यहां पर बढ़ जाती है। पहले तक जनसंख्याएं इतनी बढ़ना अपने आप में एक ताज्जुब या बड़ी बात कहलाती थी, क्योंकि पहले जितना जन्म दर था उतना ही मृत्यु दर था। जनसंख्याएं मेंटेन रहती थी, ज्यादा बढ़ती घटती नहीं थी। घट जाया करती थी, बहुत बढ़ती नहीं थी। कैसे मेंटेन थी? क्योंकि अब पैदा कितने भी हो गए, लेकिन एक बीमारी, कोई एक महामारी आई, गांव के गांव साफ हो जाते थे, उसमें जनसंख्या अपने आप लिमिटेड हो जाती थी, अपने आप बैलेंस स्थिति में आ जाती थी, कम हो जाती थी। तो अब यहां पर तो ये 50 लाख की जनसंख्या बढ़ गई। अब आपके यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 मेंबर रहते हैं, आपके यहां पर उसी हिसाब से चाय बनती होगी, उसी हिसाब से नाश्ता बनता होगा कि नहीं बनता होगा, उसी हिसाब से खाना बनता होगा। कि ऐसा होता है किसी घर में कि 4 आदमी हैं और उनके यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, फिर भी रोज वो 8 आदमी का खाना बनाते हैं? ऐसा तो होता नहीं होगा। हाँ, उनके घर में कोई आने जाने वाला लगा रहता होगा तो जरूर बनाते होंगे, बोले कल मामा जी आने वाले हैं, उनके लिए भी बना लेते हैं, कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो फिर तब अगर पता है हमें, तो हम क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति आने वाला है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आज हमारे मामा जी, फूफा जी या कोई आने वाले हैं, तो हम उनके लिए भी स्पेशल खाना बना के रखते हैं। अगर वो सुबह से आएंगे तो उनकी चाय भी एक प्लस हो जाएगी, उनको नाश्ता भी बढ़ जाएगा, उनका खाना पीना भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था ही ना हो, मतलब आपके पास रोज का साधन इतना होता हो, आप दिन भर में इतना कमाते हैं कि आपके घर में 4 आदमी हैं, उनको ही आप चाय पिला सकते हैं, उनको ही आप नाश्ता करा सकते हैं, उनको ही आप खाना खिला सकते हैं। लेकिन घर में 2 मेंबर और बढ़ जाते हैं, 2 मेंबर और बढ़ जाते हैं, तो घर का जो मुखिया होता है उसका दायित्व क्या हो जाता है कि अब उसको ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि अब उसको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा ताकि रोज सुबह 6 लोगों का काम हो, 6 की चाय, 6 का नाश्ता, 6 का खाना। तब तो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये जो 2 लोग बढ़ गए हैं, इन 2 लोग के लिए आप खाने पीने, रहने, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो इनको तो परेशानी आएगी ना। ये आपके ही घर के सदस्य हैं, आपके ही घर के सदस्य हैं, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? तो परेशानी आएगी। तो वो परेशानी को दूर करने का साधन क्या है कि जैसे ही लोग बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने के साथ हम उनके संसाधन बढ़ा, उनका एक गद्दा अलग डल जाए। कई बार क्या होता है कि आप लोग, जैसे कई सारे लोग कमरा लेकर किराए से बाहर रहते होंगे पढ़ने के लिए, एक रूम में रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि भाई उनके यहां पर एकदम से 5 दोस्त आ गए, गद्दा एक है, रजाई एक है, तो फिर क्या होता है? फिर कोई नहीं लेट पाता, गद्दा आड़ा डाला, आधी आदमी की पीठ गद्दे पर है और पैर जमीन पर है, संसाधन कम पड़ जाते हैं। वहीं अगर वो आ रहा है, आपके पास इतनी क्षमताएं हैं, आप इतने सक्षम हैं, तो आप क्या करें? आप संसाधन बढ़ा दें, गद्दे 5 खरीद लाएं, कंबल 5 खरीद लाएं। तो ये अगर आप खरीद लाते हैं, ये आप कर देते हैं, तो इनको समस्या नहीं आएगी। तो आप यहां पर देखेंगे भाई क्या हो रहा है, यहां पर 50 लाख लोग बढ़ गए हैं, तो इनके खाने पीने, रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इनके खाने पीने, ओढ़ने, लत्ता, दवाई, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था सबसे बड़ी बात हो जाती है खाने की, बाकी बात तो ठीक है। खाने में सबसे बड़ी चीज जो है वो है अनाज की, है ना। तो अनाज आपको उत्पादित करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इनने अनाज का उत्पादन नहीं किया, उतना उत्पादन नहीं पड़ा जिस हिसाब से जनसंख्या आपकी बढ़ जाती है। जैसी मांग बढ़ गई जनसंख्या की, जितनी तेजी से जनसंख्या की मांग बढ़ती है उतनी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ता है। जब उत्पादन नहीं बढ़ता है तो क्या होगा? चीजें कम होंगी, और कम चीज मांगने वाले ज्यादा, क्या होगी? कीमत बढ़ जाएगी। और क्या खाते हैं फ्रांस के लोग? ये पाव रोटी खाते हैं। तो फ्रांस के लोगों के पाव रोटी की कीमत यहां पर बढ़ जाती है, ये आसमान छूना स्टार्ट कर देती है। तो ये बात समझ में आई भाई कि कैसे यहां पर जनसंख्या के साथ जब लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको उनके संसाधन बढ़ाने पड़ते हैं, खास तौर से खाने पीने वाली चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उनको उसी अनुपात में नहीं बढ़ा पाते हैं जिस अनुपात में व्यक्ति बढ़ रहे
हैं तो चीजों की कीमतें क्या होंगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, चूंकि लोगों के पास उनके संसाधन कम होंगे, इस कारण से चीजों की कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? अब इनसे क्या होगा कि भाई इनसे अमीर और गरीब लोगों में खाई बढ़ रही है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं दूरियां? कि जो कामगार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कारखानों में मजदूरी करते हैं, और मजदूरी जो है कि आपको कितना मिलेगा दिन भर काम करने के बाद, ये मालिक के द्वारा तय किया जाएगा। और मालिक आपको ज्यादा पैसा देगा नहीं, वो तो कम ही देगा, उसके द्वारा ज्यादा पैसे की व्यवस्था की नहीं जाएगी, वो कम देगा। तो ये कामगारों के द्वारा मतलब मालिकों के द्वारा कामगारों की मजदूरी तय करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे नहीं, तो अमीर और गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जाएगी। अब स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी, कब होगी? जब सूखा पड़ जाएगा और ओले का प्रकोप आ जाएगा। इन दोनों स्थितियों में आपकी फसल खराब हो जाएगी, मतलब पैदावार गिर जाएगी। पैदावार गिर जाएगी तो आपके खाने की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। खाने की समस्या उत्पन्न होगी मतलब खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। खाद्य पदार्थों की कमी होगी मतलब हमें अनाज, आटा, दाल, चावल ये सब नहीं मिल रहा होगा। जब ये सब नहीं मिलेगा या ये बाजार में कम होगा तो दुकानदार लोग क्या करेंगे? इसके रेट बढ़ा देंगे। इसके रेट बढ़ाएंगे तो ये आसमान छूना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा? इन सब चीजों से रोजी रोटी का और जीविका का संकट फ्रांस में पैदा हो जाएगा। और ये सब चीजें क्या है? आम बात हुआ करती थी फ्रांस के अंदर, तो कि भाई फ्रांस के अंदर तो ये आम बात हुआ करती थी, जीविका का संकट पैदा हो जाना, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाना, ये सब आम बात हुआ करती थी, क्योंकि रोज होता ही रहता, 2-5 साल के अंदर ये सब संकट पैदा होते ही रहते थे। क्लियर? अब आता है अपना कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हो जाता है। मतलब वही कि खाने की समस्याएं जब आ गई तो अभी तो था जीने के लिए संघर्ष, हम जीने के लिए रोज कुछ संघर्ष कर रहे थे कि हम कैसे जीने के लिए अपना मतलब कैसे हम अपनी दाल चावल रोटी की जुगाड़ कर पाए। अब तो समस्या ये आ गई कि चीजें की कीमतें आसमान में पहुंच गई, हमारी पहुंच से बाहर पहुंच गई। अब समस्या आ गई कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। अभी तो था खाएंगे कैसे, दो मतलब कुछ कम मिलेगा तो हम कुपोषित होकर भी काम चला लेंगे। अब क्या होगा कि अब तो जीविका का ही संकट आ गया, भाई जिएंगे कैसे। इस जीविका के संकट में व्यक्ति को क्या मिलने वाली है? लास्ट में मृत्यु ही मिलने वाली है। जीविका के संकट में आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, बीमारियां हो जाएंगी। इससे क्या होगा? आपको मृत्यु की तरफ आप जा सकते हैं, आपकी मौत हो सकती है। कैसे होगा? जैसे ही फसल खराब होगी, इसका एक आपकी बुक के अंदर एक ऐसा डायग्राम दिया गया है, इनको आपको भरना है ना। तो जैसे ही फसल खराब होगी, फसल खराब होने से क्या होता है? खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। खाद्य पदार्थ का क्या हो जाएगा? अभाव, कमी या अभाव। खाद्य पदार्थ का अभाव होगा या कमी होगी। इन दोनों स्थितियों में जैसे ही कम होगा, जैसे ही रेट बढ़ना स्टार्ट होंगे, कम होंगे, तो लोग क्या करेंगे? दुकानों पर जो लाइनें लग रही थी उनके लिए, खाने की चीजों के लिए लड़ाई झगड़े, दंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। दंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दंगे किसके लिए हो रहे हैं? खाने की चीजों को लेकर दंगे हो रहे हैं, खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे हो रहे हैं। लोग जाएंगे, उनको लगेगा यार हमारे पास नहीं है, वो चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये सारी बातें, दंगे झगड़ा ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा? गरीब व्यक्ति जो है, गरीब के साथ समस्या क्या जाएगी? गरीब गुरबा व्यक्ति जो है वो रोटियां नहीं खरीद पाएगा, पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। उसके पास दंगा हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? दंगा हो रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तभी तो वो चोरी कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दंगा करके रोटी ले जा रहा है। मतलब गरीब गुरबा जो व्यक्ति है, खाद्य पदार्थ की कमी हो गई, इस कारण से उनके भाव आसमान में चले गए, वो खरीद नहीं पाता है। क्यों नहीं खरीद पाता है? क्योंकि वो बहुत महंगे हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं। एक कारण नहीं खरीद पाने का ये भी है। दूसरा कारण क्या है कि भाई नहीं खरीद पा रहा है, कमी तो थी, और दूसरा क्या होगा? जब वो खरीद नहीं पाएगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों स्थितियों में क्या होगा कि जब वो खरीद नहीं पाएगा तब वो कमजोर होकर मरेगा, और जब वो कमजोर हो ही रहा है, मतलब शांत स्वभाव का कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए, फिर भी शरीर कमजोर होगा, तो इन सब स्थितियों में क्या होगी? मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी, मरने वाले लोगों की संख्या यहां पर ज्यादा हो जाएगी, वो संख्या बढ़ जाएगी। और इस बीच में आप महामारी जैसे संकट भी आप यहां पर देखेंगे कि जब खाने की समस्या जूझती है तो उस बीच में आप महामारी जैसे संकट भी देखते हैं, या महामारी के दौरान भी खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, जैसे आपने अभी कोरोना के अंतर्गत देखा होगा। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा सुनी, लोग मॉल में घुस गए, चीजें कम पड़ रही थी, इतनी भर भर कर ला रहे थे। जिनके पास पैसा है उनने 2-2, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा खरीद लिया, 5-5 महीने का राशन इकट्ठा खरीद। लेकिन जिसके पास उतना है ही नहीं, उसके लिए क्या था? उसने जितना था उतना खरीद पाया, उसके बाद फिर समस्याएं सरकार ने उपलब्ध करवाई, सरकार के द्वारा फिर ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ चीजें उपलब्ध करवाई गई। तो होता क्या है इसमें कि भाई जो ऐसे संकट उत्पन्न हो जाए, भाई महामारी का दौर आ जाए, आपको खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई, तो लोग क्या होगा? इस स्थिति में लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे, मृत्यु की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब एक टॉपिक आता है इसी में, आप देखेंगे उभरते हुए मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की।
कल्पना का मतलब उसने सोचा कि हम कैसे जो विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है उसको हम उनके जो अधिकार है उनका हम अंत कर दें। तो ये जो कल्पना करने वाला जो ग्रुप है उसको कहते हैं मध्य वर्ग। इसका उदय होगा, ये प्रकट होगा एक नया ग्रुप तरह। ये अलग से नहीं आया था कि आसमान से प्रकट हो गया, अपने में से ही कोई कुछ लोग तैयार हुए थे जिनको मध्यम वर्गीय कहा गया था। कैसे? किसानों और कामगारों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि वो लोग कर बढ़ाने और अकाल के कारण से बड़े परेशान थे। उनको लग रहा था कि एक तो आप टैक्स बढ़ा रहे हो, ऊपर से उसी समय पर अकाल पड़ गया है, हमारे पास खाने पीने को तो है नहीं, हम टैक्स कैसे देंगे? तो इनके द्वारा विद्रोह कर दिया। क्योंकि उनके पास जो विद्रोह किया गया, विद्रोह तो अच्छी बात है कर दिया, चूंकि व्यवस्थाएं खराब थी तो उन्होंने कर दिया। अब लेकिन विद्रोह के बाद उनके पास कोई सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था नहीं थी जो बुनियादी बदलाव लाने के लिए सक्षम हो, या बुनियादी बदलाव लाने के साधन और कार्यक्रम भी उनके पास नहीं थे। क्योंकि अब साधन कहां से होंगे? आर्थिक। आप देख रहे हैं अकाल पड़ गया, अगर साधन होते तो वो कर बढ़ाने के विरोध में विद्रोह ही क्यों करते? था ही नहीं, इसी कारण तो किया उन्होंने। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव के लिए उनके पास ना तो कोई कार्यक्रम था, ना ही उनके पास कोई साधन थे या योजनाएं हुआ करती थी। क्लियर? तो अब ये जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? ये जिम्मेदारी आई तीसरे स्टेट, मतलब जो तीसरा वर्ग था फ्रांस के समाज में, एक उभरता हुआ तीसरे स्टेट में एक समूह है जिसको कहते हैं समृद्ध, या जिसको कहते हैं मध्य वर्ग। तो तीसरे स्टेट के कुछ लोग जो समृद्ध और शिक्षित हैं, नए विचारों से जिनका संपर्क काफी हो चुका है, जिनको हम आगे जाकर मध्य वर्ग के रूप में जानेंगे, इनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई कि अब आपको इस विद्रोह को आगे बढ़ाकर चलना है। विद्रोह मतलब क्या? आपको सामाजिक आर्थिक बदलाव जो करने हैं, इनमें जो बुनियादी बदलाव करने हैं, उनके लिए साधन जुटाने हैं, उनके लिए योजनाएं आपको बनानी है। ये सारा काम अब आपको करना है। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के समृद्ध और शिक्षित लोगों के ऊपर आ गई। जो समृद्ध और शिक्षित समूह जो विकसित होकर आ रहा था, नया सामाजिक समूह जो विकसित होकर आ रहा था, उसको क्या कहा गया था? उसको मध्यम वर्ग कहा गया था या मध्य वर्ग कहा गया था। ये मध्य वर्ग ने क्या किया था? इस मध्य वर्ग ने धन संपत्ति कमाने पर ज्यादा बल दिया था कि आपको संपत्ति अर्जित करनी चाहिए। तो उसने संपत्ति अर्जित कर कैसे की थी? जैसे ही समुद्री व्यापार फैल रहा था, अलग अलग देशों में व्यापार कर रहे थे, समुद्री व्यापार के बल पर उन्होंने ऊनी और रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया, और इनके दम पर या इनके उत्पादन के बल पर उन्होंने संपत्ति अर्जित की और एक समृद्ध कैटेगरी में आ गए कि हमारे पास अब पर्याप्त मात्रा में धन है। वो ऊनी कपड़ों का या रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात करते थे, या उन्हें समाज के बड़े जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा उनको खरीद लिया जाता था। मतलब इनका जो ऊनी और रेशमी वस्त्र है जिसको वो निर्यात करते थे, वो या तो निर्यात हो जाएगा, या समाज के जो बड़े और रईस लोग हैं उनके द्वारा इसको खरीद लिया जाएगा। अब तीसरा ए स्टेट जो है, तो इसमें कौन कौन लोग हैं? हमने पहले देखा था किसान वगैरह ये हैं। तो तीसरे स्टेट में अब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ये भी आ गए। तो इसमें सौदागर, निर्माता, व्यवसायी, इन सब के अलावा प्रशासनिक सेवा में है, वकील हैं, किसान, मजदूर, ये सभी तीसरे स्टेट के अंतर्गत आ गए। इस तीसरे स्टेट के लोगों के पास किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं था जो जन्म के साथ प्राप्त होने वाला हो। ये जन्म के साथ प्राप्त विशेष अधिकार किसके पास था? केवल कुलीन और पादरी, मतलब प्रथम ए स्टेट और द्वितीय स्टेट के पास ये जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार हुआ करते थे। तो तीसरे स्टेट के लोगों ने ये जन्म से प्राप्त विशेष अधिकारों का विरोध किया कि जन्म से प्राप्त ये विशेष अधिकार होने ही नहीं चाहिए। जबकि सामाजिक योग्यता का आधार क्या होना चाहिए, या सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? ने बोला योग्यता होनी चाहिए। समाज में आपकी क्या वैल्यू है उसका आधार योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि विशेष अधिकार के आधार पर कि आपके पिताजी ने कुछ तीर मारा था तो आपको कोई अधिकार मिल गया और वो आप भी लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ये लोग योग्यता पर फोकस करने लगे। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना है ना, तो जिसमें बोला गया कि स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर की जो समाज की परिकल्पना है वो जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक और रूसो के जैसे दार्शनिकों के द्वारा प्रकट की गई। इनके द्वारा इनने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इनने ये समान नियम, स्वतंत्रता और समान अवसर वाले एक समाज की कल्पना इनके द्वारा की गई है। जॉन लॉक ने अपनी एक बुक है, या उसने लिखा है द टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक लिखता है, उसने लिखा है कि राजा को जो देवीय सिद्धांत दिए गए हैं, मतलब राजा के पद का जो आपने देवीयकरण कर दिया है, वो उसका खंडन करता है, उसकी निंदा करता है। देवी और निरंकुश, देवी का मतलब क्या होता है? देवी के साथ ही वो क्या हो जाएगा? निरंकुश। देवीय का मतलब होता है राजा को हम कहते हैं कि ये
ईश्वर की संतान है और इसमें ईश्वर का कोई अंश है। इस कारण से उसके ऊपर हम किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रखते तो वो कैसा हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। तो जॉन लॉक के द्वारा इन सिद्धांतों का खंडन किया गया है। मॉन्टेस्क्यू ने भी एक बुक के अंदर द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक बुक लिखी है, उनकी एक कृति है। उसमें उन्होंने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति के विभाजन या सत्ता के विभाजन की बात की, जिसको आजकल विकेंद्रीकरण की बात, विकेंद्रीकरण तो अलग अलग स्तर पर हो गया, यहां पर सत्ता के विभाजन की बात की गई कि ताकत का विभाजन यहां पर कर दिया जाए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। इन दो सिद्धांतों के आधार पर देवी सिद्धांत, निरंकुशता, सत्ता का विभाजन और यहां पर हमने देखा था स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर, इन सिद्धांतों के आधार पर अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 13 उपनिवेश आजाद हुए थे, है ना, उनने अपनी सरकार इन्हीं मॉडलों के ऊपर बनाई कि हमारे यहां पर समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, राजा के पद का देवीकरण नहीं होगा, राजा निरंकुश नहीं होगा और सत्ता का विभाजन भी होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में। इस आधार पर उनने अपनी सरकारें बनाई, उनने इस मॉडल पर अपनी सरकार बनाई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए, जो भी फ्रांस में जो पॉलिटिकल थिंकर थे, राजनीतिक चिंतक थे, उनके लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता, है ना, या व्यक्तिगत आधारों की या व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी उनकी प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत हो गया कि जब वहां हो सकता है तो हमारे यहां भी हो सकता है। अब इन दार्शनिकों की बातों को लेकर जगह जगह पर चर्चा होने लगी, अलग अलग लोग दार्शनिक बनने लगे, अलग अलग प्रकार के लोग उस हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दिए। ये चर्चाएं कहां होती हैं? कॉफी हाउस, सैलून, नाऊ की दुकान पर चले गए, वहां पर बात कर ली, चाय की दुकान पर चले गए, वहां पर ये सारी बातें होने लगी। और कैसी होती थी, कई बार ये हॉट टॉक मतलब गर्म जोश से या गर्मा गर्मी की बातें भी हो जाया करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इन विचारों का प्रचार प्रसार बहुत किया गया, इनको फैलाया बहुत गया। उस टाइम पर जो लोग हैं वो अनपढ़ हुआ करते थे, इस कारण से पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच में जोर से पढ़ा जाता था ताकि दूसरे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, वो भी उनको समझ सकें। लुई 16वां द्वारा राज्य के लिए जो खर्चा किया जाता था, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से एक बार कर बढ़ाने की खबर आई, कर लगाने की खबर आई कि भाई कर लगाया जाएगा। इससे विशेष मतलब जैसे ही कर लगाने की खबर आई, इससे क्या हुआ कि जो कर देता कौन है, तीसरे स्टेट वाले लोग देते हैं ना, तो तीसरे स्टेट के लोगों ने जो विशेषाधिकार की व्यवस्था है कि भाई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति तो कर देता नहीं है, तो उनका इस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा फूटा। अब आता है इसमें कि भाई जब गुस्सा आ गया उनको तो क्या होगा, पुरानी फ्रांसीसी व्यवस्था में या प्राचीन फ्रांसीसी व्यवस्था में सम्राट सीधे कर नहीं बढ़ा सकता था, सम्राट के पास या राजा के पास सीधे कर बढ़ाने की ताकत नहीं होगी। तो इसके साथ हमारा एक टॉपिक ये जो है क्रांति की शुरुआत, यहां से क्या होगी, आपकी क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। तो आप देखें कि जो लुई 16वां था उनने किन कारणों से कर बढ़ाया था, कारण क्या थे, कारण ये थे कि भाई जो कर है या जो खजाना था वो खाली हो चुका था, वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे, आपके पास पैसा बनता ही नहीं था, आप पैसा कमा ही नहीं पा रहे थे, उतना खर्चे आपके फिजूल खर्ची बहुत थी, खर्चे बहुत थे, लगभग 12 अरब का हमने खर्चा देखा हुआ था यहां पर। तो अब इन सब कारणों से क्या हो गया कि भाई लुई 16वां को टैक्स बढ़ाना पड़ा। लेकिन प्राचीन फ्रांस या प्राचीन राजतंत्र के अंदर फ्रांस में यह व्यवस्था थी कि सम्राट अकेले या अपने मन से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। टैक्स बढ़ाने के लिए मतलब अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता, टैक्स बढ़ाने के लिए उसको एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलानी पड़ती है। क्या है एस्टेट जनरल? एस्टेट जनरल एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें तीनों एस्टेट के लोग आते हैं। तीनों एस्टेट कौन कौन से, इसमें अगर हम बात करेंगे तीन कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हमने देखा था प्रथम के अंदर कौन आएगा, तो प्रथम के अंदर पादरी, द्वितीय के अंदर कौन आएगा, द्वितीय के अंदर कुलीन, और तृतीय के अंदर कौन आएगा, बाकी के सभी लोग जो इन दो में नहीं आ पाए हैं। तो बाकी के सभी लोग इनके अंतर्गत आएंगे जो इन दो में नहीं आ पाए। तो एस्टेट जनरल एक प्रकार की क्या हो गई, राजनीतिक संस्था हो गई, और ये एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें हर एक एस्टेट का व्यक्ति इसमें बैठता है। एस्टेट की बैठक कब होगी, कैसे होगी, बैठक का निर्णय करने का अधिकार सम्राट का है, सम्राट के द्वारा ही इसकी बैठक घोषित की जाती है। कब की जाती है?
अभी तक जो बैठक हुई थी, मतलब यहां तक की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहां तक आखिरी बैठक कब हुई थी? 1614 में। और अगली बैठक 1614 में आखिरी बैठक हुई है, और अगली बैठक कब हो रही है? 1789 में। 1614 में आखिरी बैठक हुई थी, लगभग 1789 का मतलब समझ रहे हो, 160 साल या 165 साल के आसपास का समय यहां पर हो गया, वो 150 साल से ज्यादा का समय हो गया। 150 साल बाद दूसरी बैठक हो रही है। तो अब क्या हुआ? ए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, और उस टाइम पर सम्राट कौन था जिनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई? तो सम्राट ये थे, सम्राट लुई 16वां ने ये बैठक बुलाई। बैठक किस लिए बुलाई गई थी? करों के लिए, या टैक्स को नए तरीके से लगाना था, तो इन टैक्सेस के पीछे ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जो 3 ए स्टेट हमने देखे हुए थे ना, पहला, दूसरा और तीसरा, मैं ऐसे ही नंबर लिख देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। इस पहले और दूसरे के जो मेंबर चुने जाएंगे वो कितने आएंगे? यहां से 300 प्रतिनिधि यहां पर आ पाएंगे, और तीसरे में कितने आएंगे? 600 प्रतिनिधि आ पाएंगे, है ना। पहले और दूसरे ए स्टेट के अंदर 300 प्रतिनिधि उनके द्वारा भेजे जा सकते हैं, और तीसरे स्टेट के द्वारा कितने भेजे जाएंगे? 600 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। अब यहां पर एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि जो तीसरा ए स्टेट है ना, वो तीसरा ए स्टेट शिक्षित भी और समृद्ध भी है। तीसरा ए स्टेट शिक्षित भी और समृद्ध भी है। दूसरी दिक्कत क्या थी कि इसमें किसानों को, औरतों को, कामगारों को इस सभा में प्रवेश नहीं मिलता था। अब हुआ क्या कि तीसरे स्टेट ने बोला कि जो वोटिंग प्रक्रिया है आपकी, वोटिंग प्रक्रिया मतलब वोट डालने का जो सिस्टम है, कोई चीज कैसे पास होगी, मतलब कर लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, वो कैसे डिसाइड होगा? तो कर लगाने हैं वो डिसाइड होगा कि जब ये ए स्टेट हैं, मतलब तीनों जो ए स्टेट हैं, तीनों समूह हैं, इनको वोट का पावर होगा। तो हर एक ए स्टेट को कितने वोट का पावर है? एक वोट ये डाल सकता, एक वोट ये डाल सकता, एक वोट ये डाल सकता। जबकि मेंबर कितने हैं अगर हम जोड़ें? 1200। अगर हम सबको जोड़ दें तो मेंबर कितने हैं आपके पास? 1200। तो इनका ये कहना था कि भैया आप जो वोट देने का अधिकार एक एक ए स्टेट को दे रहे हैं, इससे अच्छा क्या है? सभी को वोट देने का अधिकार दो, हर एक सदस्य को वोट देने का अधिकार दो। ऐसी मांग की तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन उस मांग को सम्राट के द्वारा या लुई 16वें के द्वारा माना नहीं गया। जब मांग नहीं मानी गई, मांग नहीं माने जाने के कारण क्या होता है कि वो तीसरे स्टेट के लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर फिर वहां से चले जाते हैं कि भाई हम उसका वॉकआउट कर देते हैं कि हमें सभा में नहीं बैठना है। ए स्टेट जनरल में ये अपन ने बात की कि भाई ए स्टेट जनरल में प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार है, और जो ये व्यवस्था या जिसकी ये मांग कर रहे थे तीसरे वर्ग के लोग, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया था कि पूरे सभा के द्वारा मतदान कराया जाए, हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, और इस सिद्धांत का उल्लेख रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी किया था। लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, और इसका विरोध करते हुए तीसरे स्टेट के जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सभा से वॉकआउट करते हैं, सभा से बाहर चले जाते हैं। अब तीसरे स्टेट के लोगों को क्या लगता है कि भाई जो कुछ है वो सब कुछ हम ही करता धरता है, हमको ही सब कुछ करना है। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण क्रांति का राष्ट्रीय प्रवक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला या बात रखने वाला, है ना, बोलने वाला या बात रखने वाला। तो ये बोलने वाले हो गए भाई कि हम अपनी बात रखने वाले, हम राष्ट्र की तरफ से बात रख रहे हैं। तो इनने क्या किया कि वर्साई के अंदर एक इंडोर स्टेडियम में 20 जून के दिन एक बैठक बुलाई, सभी लोगों को बुलाया, और बुलाकर जो तीसरा स्टेट है, इनने अपने आप को, जो भी इनका समूह था 600 लोगों का, 600 ही थे ना इसमें, तो 600 लोग वहां पर आए, और इन 600 लोगों को क्या घोषित कर दिया गया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया कि क्या होंगे? एक नेशनल असेंबली के तरीके से काम करेंगे। मतलब अब ये क्या हो गए? इन्हें अपने आप को संसद जैसा दर्जा दे दिया। और इन सभी चीजों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? 2 व्यक्ति हैं, मिराबियो और आबेसिये, इनके द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा था। और उस दौरान शपथें भी ली गई, कस्में भी खाई गई। कैसी कस्में खाई गई? कि जब तक संविधान तैयार नहीं होगा तब तक हम इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे, ये असेंबली चलती रहेगी। अब ये मिराबियो कौन है और आबेसिये कौन है? मिराबियो को अगर बात करें तो मिराबियो का जो संबंध है ये कुलीन वर्ग से होता है। इसका जन्म किस में है? कुलीन वर्ग में इसका जन्म होता है। लेकिन ये सामंती जो व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था मतलब जिसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं, उस सामंती व्यवस्था का ये विरोध करता है। उस सामंती व्यवस्था से ये सहमत नहीं था, तो उसका ये विरोध करता है। ठीक, आबेसिये कौन है? तो आबेसिये मूल रूप से क्या है? पादरी है, और इसके द्वारा भी इन व्यवस्थाओं का विरोध किया गया।
और इसने तीसरा वर्ग नाम से एक किताब भी लिखी है, तृतीय स्टेट क्या है, ऐसी कुछ करके उसके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है। क्लियर? तो इन दोनों के बारे में हमने देख लिया कि एक पादरी समूह से है और एक कुलीन वर्ग से संबंधित है, और इनने कई सारे आंदोलन किए, कई सारी पत्रिकाएं निकाली, मिराबियों के द्वारा भी एक मैगजीन निकाली गई, भीड़ के सामने भाषण भी दिए गए ताकि क्या हो, लोग साथ में आ जाएं, है ना। तो इनने अपने आप को नेशनल असेंबली बना दिया और भंग ना करने की कसम खा ली। जब नेशनल असेंबली अपना संविधान बनाने का, संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक संविधान नहीं बना लेंगे तब तक भंग नहीं होगी, उसी टाइम पर क्या हो रहा था कि पूरा फ्रांस आंदोलित, मतलब वहां पर आंदोलन जैसी या फ्रांस की जगह जगह पर कुछ छोटी छोटी आंदोलित या विद्रोही घटनाएं घट रही थी। क्यों? क्योंकि फसल मारी गई थी। फसल क्यों मारी गई थी? ठंड पड़ जाती है, ठंड पड़ने से क्या होता है, फसल को ठंड लग जाती है, जैसे आपको लगती है ऐसे फसल को लग जाती है, इसको कहते हैं क्या, पाला पड़ना हो जाता है। और जैसे ही पाला पड़ना स्टार्ट होता है तो फसल खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ठंड पड़ जाने से फसल खराब हो गई, और आप देखेंगे फसल खराब हुई तो खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, तो पाव रोटी कीमतें क्या हो गई, आसमान छूने लगी। इनका मौका उठाकर जो व्यापारी वर्ग है, मतलब जो बेकरी के मालिक हैं, उनने क्या किया, जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया कि भैया मौका मिल गया पैसा कमाने का, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। पाव रोटी के लिए जो महिलाएं जाया करती थी, क्योंकि महिलाओं की ही जिम्मेदारी थी कि वो पाव रोटी लेकर आएंगी, वो लंबी लंबी लाइनें लगाती थी, दुकानों पर घंटों इंतजार करती थी। इससे उनको गुस्सा आने लगी, तो दाम बढ़ा दिया, ऊपर से घंटों इंतजार करना है, तो इस गुस्साई महिलाओं की भीड़ ने दुकानों पर हमला बोल दिया, दुकानों पर धावा बोल दिया। फलस्वरूप हुआ क्या कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, उसने भी सेना को प्रवेश, कहां पर प्रवेश, पेरिस नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब इस प्रवेश की अनुमति से क्या हुआ कि भाई लोगों को लगा कि यार ये तो गलत कर रहा है, और जो भीड़ थी, जो लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो भीड़ नाराज हो जाती है। क्रुद्ध भीड़ जो है वो 14 जुलाई के दिन कहां धावा बोल देती है, बास्तीला के किले पर धावा बोलती है। बास्तीला के किले से कैदियों को रिहा कर देती है, कैदियों को रिहा करने के साथ साथ हथियार लूटकर उस किले को ढहा देती है। यह हमने परिचय में भी ये बात देखी हुई थी। अब जैसे ही बास्तीला के किले को ढहाया गया, उसके साथ एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैली देहाती इलाकों में कि भाई इनके द्वारा बड़े, चूंकि दुकानदारों के खिलाफ विद्रोह किया गया, विद्रोह चल ही रहा था, एक अफवाह फैली। अफवाह तो वो जो सैनिकों वाली थी वो तो अलग थी, एक और फैल गई कि भाई जागीरों के मालिकों ने लठैत बुला लिए हैं, है ना, लठैत और लुटेरों को बुला लिया है, पैसा दे देकर भाड़े पर इनको बुलाया गया है, और ये तैयार किए गए हैं कि हमारी फसलों को ये बर्बाद करेंगे। और किसान की फसल बर्बाद हो तो बड़ा वो दुखी होता है और वो क्रुद्ध और रुद्ध हो जाता है। तो किसान को गुस्सा आया और किसानों ने ग्रामीणों के जो किले हैं, ग्रामीण किलों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। अन्न के भंडारों को लूटा, लगान संबंधी दस्तावेज जो आ गए उनको भी जलाकर खाक कर दिया। इसमें क्या हुआ, कुलीन जो है, मतलब जो लगान वसूला करते थे, वो लोग क्या हुए, यहां से भागना स्टार्ट किए आसपास के गांव में। लेकिन वो आसपास के गांव में जा रहे थे तो वहां पर उनको शरण नहीं मिली। ये नक्शा बता रहा है कैसे आंदोलन एक जगह से दूसरी जगह, भय की लहर और आंदोलन की लहर, किसानों के जत्थे कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे थे। आपकी बुक में दिया गया है, आप इस नक्शे को भी देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि भाई ये विद्रोह तो हो रहा था, पूरे फ्रांस पर फैल गया। हमने मैप के माध्यम से भी देखा कि जगह जगह पर ये फैल जाता है, अलग अलग जगह पर फैल जाता है। तो प्रजा का स्वभाव कैसा हो गया था, विद्रोही। विद्रोही प्रजा की ताकत भी पहचान चुका था कौन, लुई 16वां। तो विद्रोही प्रजा की जब शक्ति को पहचान लिया तो लुई 16वां ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी, कौन थी ये नेशनल असेंबली, इसमें खास तौर से तीसरा जो स्टेट है, तृतीय ए स्टेट है, उसके लोग थे, उनने ही अपने आप को नेशनल असेंबली कहा था, इसको मान्यता दे दी गई। और यह भी मान लिया कि सत्ता पर अब अंकुश होगा, सत्ता निरंकुश नहीं होगी। असेंबली जैसे ही पावर में आई तो असेंबली ने ताकत में आते ही कुछ चीजों को बंद करना, मतलब कुछ चीजों के नाश की, उनके उन्मूलन की, उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जैसे विभिन्न प्रकार के फालतू कर, जबरदस्ती के किसानों को जो कर्तव्य है जमींदारों के यहाँ, सामंतों के यहाँ नौकरी करना, वो बंधनों वाली सामंती व्यवस्था, इन सब के ऊपर उन्होंने क्या किया, इन सब पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, इनका उन्मूलन कर दिया। इनके अलावा क्या हुआ, पादरी वर्ग था जिसको विशेषाधिकार दिए गए थे, इनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने या उनको छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। धार्मिक कर जो टाइट था उसको समाप्त किया गया।
चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि है उसको भी जब्त कर लिया गया। ये सब कुछ करने से, 3 स्टेप होने से, विशेषाधिकार समाप्त करने से, धार्मिक कर समाप्त करने से और जो चर्च के स्वामित्व वाली भूमि है इसको खत्म करने से, उसका कब्जा लेने से इनको कितना फायदा हो गया? 20 अरब का। जबकि कर्जा कितना था? 12 अरब का। कर्जा कितना था? 12 अरब का। 12 अरब का कर्जा था। 2 अरब का पुराना, 10 अरब का नया। और यहां से कमाई कितनी हो गई केवल इतना करने से? तो ये सुधार अच्छे हैं ना, तो आपको करने चाहिए। अगर ये पहले हो जाते तो इस प्रकार की समस्याएं आगे देखने को नहीं आती। क्लियर? अब क्या हुआ कि भाई फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बनने की स्थिति में आएगा। तो नेशनल असेंबली जो है 1791 में उसने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। संविधान में मुख्य बात यह थी कि सम्राट की शक्तियों को सीमित किया जाए, सम्राट जो निरंकुश था उस पर अंकुश लगाया जाए, उसकी ताकत को कम कर दिया जाए, और जो सत्ता है वो विभिन्न संस्थानों में विभाजित कर दी जाए। किस में विभाजित करेंगे सत्ता को? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में सत्ता का विभाजन कर दिया जाए। विधायिका मतलब जिसको आप संसद कहते हैं, कार्यपालिका मतलब जिसको आप सरकार कहते हैं, न्यायपालिका मतलब जिसको आप कोर्ट है ना या अदालत कहते हैं, इन तीनों में बांट दिया जाए। ऐसा होने के साथ फ्रांस क्या हो गया? एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है और फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। क्लियर ये बात कि भाई ऐसे यहां पर हुआ और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे कि एक फोटो आप देख रहे होंगे यहां पर, ये आपकी बुक का ही फोटो है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना है। तो उसमें 3 संस्थाएं हैं। एक कहा गया है न्यायपालिका, दूसरा कहा गया है कार्यपालिका, तीसरा कहा गया है विधायिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का चयन किया जाएगा, मतलब इनका निर्वाचन होगा, इनको चुना जाएगा। इनको कौन चुनेगा? इनको निर्वाचकों के द्वारा चुना जाएगा। निर्वाचकों को कौन चुनेगा? इनको जनता के द्वारा चुना जाएगा, मताधिकार के द्वारा चुना जाएगा। इनको कौन चुनेगा? जनता के द्वारा इनको चुना जाएगा। अब तो बात आती है कि जनता के द्वारा चुना जाएगा तो मताधिकार वाली बात भी आ रही होगी, वोट वाली बात भी आ रही होगी। तो वो भी हम देखेंगे कि किसको किसको वोट डालने का अधिकार दिया गया, किसको किसको वोट डालने का अधिकार यहां पर नहीं दिया गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जैसी बातें भी यहां आ गई। और कौन वोट डालेगा, कौन सक्रिय नागरिक होगा, कौन निष्क्रिय नागरिक होगा। सक्रिय नागरिक कौन होगा? जिनको मताधिकार प्राप्त होगा उनको सक्रिय नागरिक कहा जाएगा। 25 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति और भूस्वामी जो होंगे उनको दे दिया जाएगा। और निष्क्रिय कौन होंगी? महिलाएं और जो 25 साल से कम के हैं और जो भूमिहीन हैं उनको निष्क्रिय की स्थिति में यहां पर डाल दिया जाएगा। अब देखें यहां पर कि भाई कानून जैसे जो बात की गई है कि संविधान में जो नेशनल असेंबली है उसमें संविधान तैयार हो गया, उससे सत्ता का विभाजन कर दिया। तो कानून बनाने का जो अधिकार किसके पास दे दिया? संविधान ने कानून बनाने का अधिकार उस असेंबली के पास दे दिया जिसको हम नेशनल असेंबली के रूप से जानते हैं। इस नेशनल असेंबली का चयन कैसे होता है, इसका चुनाव कैसा होता है? तो इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन का मतलब जनता के द्वारा चुना जा रहा होगा, लेकिन साथ में एक शब्द लगा है अप्रत्यक्ष, मतलब सीधे तौर पर जनता नहीं चुनती होगी, मतलब जनता किसी और को चुनती होगी और उनके द्वारा फिर असेंबली के लोगों को चुना जाता होगा। तो ऐसी ही बात है कि क्या होता है कि ये निर्वाचकों के द्वारा चुनी जाती है। तो सबसे पहले निर्वाचकों का चयन करना पड़ेगा, फिर निर्वाचक नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों को चुनेंगे वहां पर, और प्रतिनिधि जाकर वहां पर कानून बनाएंगे। बात आ गई यहां पर जनता के द्वारा ही चुने जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं कुछ तो अधिकार मिला, कुछ फ्रीडम तो यहां मिलना स्टार्ट हो गई। असेंबली के जो रहस्यों का जो चुनाव है, मतलब असेंबली के जो सदस्य है ना, सदस्यों का जो चुनाव है, असेंबली के सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे होता है? असेंबली के सदस्यों का चुनाव सभी नागरिकों के मतदान के आधार पर होता है ना। सभी नागरिक नहीं दे पाएंगे मतदान। कौन देगा? जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है उनको वोट डालने का अधिकार होगा। एक बार आप देख लो कि भाई कैसे चुनी जा रही है। मैं एक शॉर्टकट में यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक असेंबली बना दी, मैं नेशनल असेंबली नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ असेंबली लिख रहा हूं। ये असेंबली बना दी गई। इस असेंबली में किनके कुछ प्रतिनिधि जाएंगे, उन प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा? उन प्रतिनिधि को चुनने की बात आएगी किसके ऊपर? निर्वाचक के ऊपर। ये निर्वाचक का चुनाव कौन करेगा? इनका चुनाव करेगी जनता। और जनता में किसके पास ये अधिकार होगा? जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जिनके पास जमीन है, मतलब जिनके पास वोट डालने का अधिकार है, उनको अधिकार होगा कि वो निर्वाचक को चुन पाए। निर्वाचक किसको चुनेंगे? प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि कहां जाएंगे? असेंबली के अंदर जाएंगे, और असेंबली फिर कानून वगैरह बनाने की बातें करेगी यहां पर। अब निर्वाचक अगर आपको बनना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप चुनाव में खड़े हो जाएं, जनता के द्वारा आपको निर्वाचक बनाया जाए, तो किनको निर्वाचक बनाया जा सकता है?
वो निर्वाचक हो सकते हैं जो कर देते हैं, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते हैं या उच्चतम कर की श्रेणी में आते हैं, उनको आप निर्वाचक बना सकते हैं। और वोट डालने का अधिकार सिर्फ करदाताओं को ही है, पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। 25 वर्ष से अधिक की उम्र वाले व्यक्तियों को ही वोट डालने का अधिकार यहां पर दिया गया है। अब इसमें कहा गया कि संविधान जो है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हो जाता है, संविधान को लागू कर दिया जाता है। क्या होता है इस घोषणा पत्र में? इसमें आप जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की बराबरी के अधिकारों की बात करेंगे। ये अधिकार क्या है? नैसर्गिक है, मतलब इनका हरण नहीं हो सकता, इनकी कटौती नहीं हो सकती, इनको कम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ राज्य मतलब सरकार या नेशनल असेंबली को जिम्मेदारी दे दी गई कि कोई भी मतलब सरकार में जो भी बैठेगा वो इनके अधिकारों को कम नहीं कर सकता, कटौती नहीं कर सकता, उनको काट नहीं सकता। मतलब ये कैसे अधिकार हो गए? ये जन्मा है ना, जन्मना अधिकार हो गए, मतलब जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार यहां हो जाते हैं। और हर राज्य का कर्तव्य क्या हो गया कि नागरिक के जो नैसर्गिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे। ये इनका एक राज्य को एक अधिकार यहां पर बता दिया गया, उनको एक ड्यूटी यहां पर दे दी गई। क्लियर? अब ये आता है कि भाई जो नागरिकों का घोषणा पत्र है उस पर कौन कौन से अधिकार हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। आदमी क्या है? उसमें कहा गया आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी कैसे होते हैं? समान। हर व्यक्ति फ्री है, फ्री पैदा होता है और क्या है? समान है सभी। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार क्या है? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं घोषणा के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई व्यक्ति या कोई समूह ऐसा अनाधिकार का उपयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति प्राप्त ना हो, मतलब सरकार के द्वारा उसको स्वीकृति ना मिली हो, ऐसे किसी अधिकार का वो प्रयोग नहीं करेगा। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने से या ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास है? कानून के पास है। कानून को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी हानिकारक कृत्य पर या जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके ऊपर वो क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। कानून के तहत वो रोक लगाई जा सकती है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, मतलब जनताओं की जो अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को या व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक कैसे हैं? समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया से बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब जो व्यवस्था अगर कानून में उसकी वर्णन नहीं है, मतलब कानून के हिसाब से वो दोषी नहीं है, तो उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही नजरबंद कर सकते हैं, ना ही गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही ऐसा आप करें। ऐसा ना लिख दें कि भाई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारी आप उस व्यक्ति की खुद की होगी, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर ये बात यहां तक की? अगला है सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अनिवार्य है। इतने सारे कर नहीं होगा, टाइल और दुनिया भर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, एक कर लगाना, मतलब एक कर लगा सकते हैं। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से एक कर लगाया जाना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अब ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग प्रकार के जब जिसका मन आया कोई कर लगा दे, तो एक कर लगाओ, सभी नागरिकों पर समान हो, किसी को छूट ना हो, ऐसा एक कर लगाया जाए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब हर व्यक्ति संपत्ति रखने का अधिकार रख सकता है, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसकी संपत्ति को या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी आवश्यकता सार्वजनिक रूप से ना हो। अगर सार्वजनिक आवश्यकता के लिए उसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। ऐसे मामले में क्या है? उसको अग्रिम मुआवजा देना जरूरी है। तो ये अधिकारों का घोषणा या ये अधिकारों की घोषणा वहां पर हो जाती है। अब आप इस पे हम देखेंगे भाई कि ये अधिकार जो है वो तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हम पढ़ लेंगे, जो अनपढ़ हैं वो कैसे। तो अब अनपढ़ लोगों के लिए प्रतीकों का उपयोग करते थे, चिन्हों का उपयोग करते थे। तो राजनीतिक प्रतीकों के मायने हम यहां पर देखेंगे, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, है ना, वो हमें यहां पर देखना है। एक है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर क्या दिखाती है? हाथ टूट जाए, ये स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई जंजीर या हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है, उनको स्वतंत्र बता रही है कि वो लोग आजाद हो गए हैं।
छड़ों का बींदर गट्ठर मतलब एक बड़ा गट्ठर। ये क्या है? ये एकता की बारे में बात कर रहा है। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है और उसे मोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गट्ठर को आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या है? एकता में बल दे रहा है। इसके द्वारा एकता की ताकत को बताया जा रहा है। एक आंख बताई गई है, त्रिभुज के अंदर से रोशनी बिखेरती आंख। उसमें कहा गया है कि यह ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। राजदंड, ये डंडा जो देख रहे हैं वो राजदंड है, वो शाही प्रतीक है। राजाओं के द्वारा या शाही जो लोग होते थे रॉयल फैमिली के, ये बड़े बड़े पदों पर जो हैं वो उनके द्वारा इसको धारण किया जाता था। एक ऐसी अंगूठी जिसमें आप देख रहे हैं गोल है, मतलब सांप अपनी मूंछ जो है मुंह में लिए हुए हैं। अपनी पूंछ जो है उस सांप क्या है? मुंह में लिए हुए है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये एक अंगूठी बन जाएगी। तो क्या है? समानता का प्रतीक बता रही है। कोई और कोई छोर इसका नहीं होता है। लाल टोपी, लाल फ्राइजन टोपी, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी हुआ करती थी। स्वतंत्रता का रूपक, यह स्वतंत्रता इससे प्रदर्शित होती थी। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये एक डैनो वाली स्त्री मतलब पंखों वाली जो स्त्री है उसको कानून का मानवीयकरण किया गया या कानून का मानवीयकृत रूप है। ये एक विधिपट मतलब कानून सबके लिए है, सबके लिए समान है, उसकी नजर में सभी लोग बराबर हैं। ये सब सिंबल इसलिए बनाए जा रहे थे कि प्रतीक देखकर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, अगर वो पढ़ा नहीं है तब भी। तो प्रतीकों के मायने हमारे लिए हो गए। फ्रांस में अब होगा राजतंत्र का उन्मूलन होगा और गणतंत्र की स्थापना होगी, ये हमें देखना है। कुछ दिन बाद फ्रांस की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण होते हुए जा रही है। वहां पर तनाव बढ़ते चला जा रहा है। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन उसने साथ ही साथ प्रसा के राजा के साथ गुप्त वार्ता भी जारी रखी। फ्रांस की स्थिति तब ज्यादा चिंताजनक हो गई जब फ्रांस के आसपास के पड़ोसी देश फ्रांस में सेना भेजने पर विचार करने लगे कि फ्रांस में हम अपनी सेना भेजेंगे। लेकिन ये लोग विचार कर पाते, ये अमल में ला पाते इस स्कीम को, उसके पहले ही एक और चीज हो गई। अप्रैल 1792 में क्या हो जाता है? नेशनल असेंबली के द्वारा प्रुसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। सेना भेजने के पहले ही इनने क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी और डिक्लेयर हो गया अब सेना नहीं आ पाई, ये खुद लड़ने लगे। अब क्या हुआ? सेना का निर्माण हो रहा था, सेना की संख्या बढ़ानी थी, सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ानी थी। तो संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा संख्या में आए। तो इसमें हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे, क्योंकि इस युद्ध को उनने जनता का युद्ध मतलब जो ये युद्ध है उसको जनता की जंग करार दिया था कि लोगों का युद्ध है, इस कारण से स्वयंसेवी लोग इसमें शामिल होने लगे। और इस युद्ध को जनता का जंग क्यों कहा था? क्योंकि यह यूरोप के राजाओं और कुलीनों के खिलाफ है और मध्यम वर्गीय जो गरीब वर्ग के व्यक्तियों के उद्धार के लिए ये युद्ध किया जा रहा है। इस कारण से कई सारे लोग इसमें शामिल होने लगे। ओठों पर मतलब कई सारे तराने होते थे, कई सारे नगमे होते थे, गीत वगैरह भी इनके द्वारा गाए जाते थे और वो स्वयंसेवियों के द्वारा गाए जा रहे थे। रॉजेट द लाइल द्वारा रचित एक गीत है जिसको कहते हैं मार्सिले। ये आगे जाकर फ्रांस का राष्ट्रगान भी बन जाएगा। तो इसको पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों के द्वारा गाया गया। आगे जाकर ये फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। ये फ्रांस का भी राष्ट्रगान है, इसको मार्सिलेस के नाम से जानते हैं, इसी कारण से इसको मार्सिलेस कहा गया और ये फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाता है। अब इस युद्ध के दौरान जब ये युद्ध हो रहा था तो क्रांतिकारी युद्ध के दौरान युद्ध में और जो लोग हैं जनता वो कैसी थी? तो जनता को कई सारी आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़े, खासतौर से आर्थिक कठिनाइयां उठानी पड़ी। अगर समाज को देखें तो समाज दो प्रकार से बटा हुआ है, महिला और पुरुष के रूप में आप समाज को देख रहे होंगे। हर एक दुनिया का समाज, दुनिया की हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग पुरुष और महिला में ही बटा होता है। पुरुष जो है जिसको भेज दिया गया था या पुरुष अपनी इच्छा से युद्ध के मोर्चे पर चला गया था, लड़ने के लिए चला गया था, तो समाज के जो बाकी की जगह है, युद्ध वाला इलाका छोड़ दें, गांव, खेत, गांव, शहर जो है, वहां पर पुरुषों की संख्या कम हो गई थी। तो अब जो पुरुषों की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी भी कौन उठाने लगी? महिलाएं। महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई। घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? महिलाओं के ऊपर आ गई कि अब इनको कमाना भी है, घर परिवार को भी संभालना है, रोजी रोटी भी चलानी है। इनको कष्ट तो हो रहा था, उसी बीच में कुछ लोगों की इच्छा आती होगी कि भाई युद्ध बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ा ग्रुप ये मानता था, बड़ा समूह ये मानता था कि युद्ध को चलते रहना चाहिए, युद्ध को अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे कारण दे रहे थे कि 1791 का जो संविधान बना था, उस संविधान में जो अधिकार मिले थे वो सिर्फ अमीरों को ही दिए गए थे, उनको ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे।
है ना। तो इसके खिलाफ में प्रतिक्रिया जरूरी थी ताकि सभी को यह अधिकार मिल जाए। इस कारण से वो लोग कह रहे थे कि युद्ध बंद नहीं होना चाहिए, इसको अभी आगे और बढ़ाया जाए ताकि लोग क्या हो कि अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर सके। और इसके लिए मतलब अमीरों को जो अधिकार दिए गए तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई और लोग राजनीतिक क्लबों में सरकारी नीतियों पर बहस करना स्टार्ट कर दिए और अपनी बात रखना, अपनी बहस करना उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें वहां पर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जहां पर लोग राजनीतिक बातें कर रहे थे, क्लब बना रहे थे, उनमें ही एक महत्वपूर्ण क्लब है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब काफी महत्वपूर्ण क्लबों में से आता है। इसका पुराना नाम या इसका जो नाम पड़ा है जैकोबिन, वो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट, मतलब एक संत थे वहां के, जेकब के नाम पर पड़ा है जैकोबिन। यह एक राजनीतिक समूह था, राजनीतिज्ञों का अड्डा हुआ करता था। और अगर ये देखें कि इस दौरान महिलाएं क्या थी, तो महिलाएं भी बहुत सक्रिय थी, उनने भी अपने क्लब बनाए थे, वो भी अपनी बातें वहां पर रख रही थी। फ्रांस में अपन देख रहे हैं भाई यहां पर क्या होगा कि अब क्या करेंगे भाई, जैकोबिन क्लब के लोग क्या करेंगे यहां पर। तो फ्रांस में जो जैकोबिन क्लब बना हुआ है वो क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, तो जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी बड़ी का काम करने वाले, छपाई करने वाले, नौकर और दहाड़ी के लोग, सभी लोग जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। हम इन सबको देखने के बाद ये अंदाजा लगाएं कि समाज का सबसे कम समृद्ध हिस्सा है या सबसे कम समृद्ध व्यक्ति है जो इसके सदस्य बने हैं। इसका नेता या जैकोबिन का जो नेता हुआ करता था उनका नाम था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर, वो इनके नेता हुआ करते थे। आगे जाकर ये सरकार भी बनाएंगे, ताकत में भी आएंगे। और इन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की जैकोबिन क्लब के लोगों ने कि भाई हम अपनी एक अलग पोशाक बनाएंगे ताकि हम कुलीनों से अलग दिख सकें। कुलीनों की अपनी अलग पोशाक थी, बोले हम अपनी अलग पोशाक पहनेंगे। कैसी पोशाक होगी, उसमें जरूरी है कि धारीदार फुल पतलून, लंबी पतलून, पतलून का मतलब पैंट है, वो पहनी जाएगी। तो ये इनकी एक अलग पोशाक, ये क्यों कर रहे थे, ताकि ये उनसे अलग दिखाई दे, कुलीनों से अलग दिखाई दे। इस पोशाक को कहते हैं सौकुलात, है ना। इसका अर्थ होता है बिना घुटने वाला, मतलब घुटने के अलावा फुल पैंट जो होता है। क्योंकि बड़े लोग, अमीर लोग घुटने तक, जिसको बरमुंडा आप कहते हैं, वो पैंट पहनते थे यहाँ पर। और अमीर जो कुलीन जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस क्या कहलाता है, ये है ब्रीचेस, घुटने तक जो पहना जा रहा है यहां तक, इसको कहते हैं ब्रीचेस। और जैकोबिन क्लब के लोगों ने अपनी ड्रेस क्या कर दी, उनके लोगों के द्वारा ये ड्रेस कर दी गई धारी वाले पैंट, मतलब औरतों के द्वारा ऐसे घाघरे और पुरुषों के द्वारा इस प्रकार के धारी वाले पैंट पहने जाएंगे जो फुल होंगे, घुटने तक नहीं होंगे। इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि हम लोग जैकोबिन क्लब के हैं, हम कुलीन नहीं है। ताकि ये क्यों भी किया गया होगा, क्योंकि कुलीनों के खिलाफ लोगों को गुस्सा ज्यादा होगा, लोग इनसे ज्यादा संख्या में जुड़ सके, इस कारण से भी ये बात यहां पर की गई होगी। अब जैकोबिन क्लब की कार्यवाही क्या होगी, जैकोबिन क्लब के द्वारा क्या किया गया होगा, तो आप देखिए 1792 की गर्मियों में खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत हो जाती है, उनका अभाव नजर आता है और इन सब चीजों से लोग नाराज हो जाते हैं, पेरिसवासी नाराज हो जाते हैं और एक विशाल आंदोलन या विशाल विद्रोह कर देते हैं। वो विद्रोह कैसा होता है, हिंसक, मतलब इसमें हिंसा होगी, इस कारण से हिंसक कहलाता है। ट्यूलेरिया के महल पर वो धावा बोलते हैं 10 अगस्त के दिन और वहां के राजा के रक्षकों को मार डालते हैं, राजा को बहुत समय तक के लिए, कई घंटों तक के लिए बंधक बना देते हैं। बाद में असेंबली के द्वारा शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित होगा कि भाई पूरे शाही परिवार को जेल में डाल दो। और इसके द्वारा एक बात और आएगी, सबसे बड़ी चीज, कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, अभी तक था 25, अब क्या हो जाएगा 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मत का अधिकार, मतलब मतदान का अधिकार बन जाएगा। जो नेशनल असेंबली थी, जो निर्वाचित हुई थी, तो एक नेशनल असेंबली, जो निर्वाचित असेंबली है, उसका नाम बदल देंगे, कन्वेक्शन कहलाएगा, कन्वेंशन कहलाएगा। और 1792 में इसका निर्वाचन हो जाएगा। यहां पर राजतंत्र का अंत होगा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी। सरकार, गणतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा, सरकार और उसके जो प्रमुख हैं उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। जब राजतंत्र का अंत हुआ, गणतंत्र बन गया, इसके बाद लुई 16वां को देखा गया कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, वो दोषी पाया गया और उसको मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई, सार्वजनिक रूप से फांसी दे देते हैं। और साथ ही साथ ऐसा ही उसकी पत्नी, पत्नी मतलब रानी हो गई, उसकी रानी मैरी एंटोनेट के साथ भी वैसा ही होता है, उसको भी फांसी दे दी जाती है। तो यहां पर हमने ये देखा कि भाई कैसे राजतंत्र का उन्मूलन हो गया, कैसे गणतंत्र की स्थापना यहां पर हो गई। हमने ये सारी बातें यहां पर एक के बाद एक देखी कि भाई ऐसे यहां पर इनका अंत होते चला गया और फिर राजा को और रानी को क्या दे दिया गया, यहां पर फांसी की सजा दे दी गई, मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया गया।
अब देखिए इसमें कि अब आता है आपका आतंक का राज। आतंक के राज का मतलब क्या होता है कि उस राज्य में जब रहने वाले लोग आतंकित मतलब परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं, शासन कुछ इस तरीके का होगा कि वो जनता को परेशान करेगा, उसकी नीतियां इतनी सख्त होंगी कि जनता उनसे परेशान होगी, तो उस दौर को क्या कहेंगे, आतंक का राज कहेंगे। यह आतंक का राज कब से कब तक का कहलाया? आतंक का राज कहलाया आपका 1793 से लेकर 1794 तक का। आतंक के राज के दौरान क्या होगा कि भाई इनको इतना आतंकित कर दिया जाएगा, इतना परेशान कर दिया जाएगा जनता को कि वो बहुत कष्ट में आ जाएंगे। यहां जो एक व्यक्ति है जिसको जैकोबिन क्लब का नेता कहा गया था, रोबेस्पियर, हमने देखा हुआ था कि जब जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन लोग बन सकते हैं, उस टाइम पर देखा था कि इनका नेतृत्व कौन करता था, तो रोबेस्पियर की जब सरकार बनी, मतलब जैकोबिन सरकार जब बनती है, तो जैकोबिन सरकार ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती, इतनी कड़ाई के साथ लागू करवाया कि भाई लोग वहां, मतलब अगर उसने कह दिया कि सांस दिन में 3 बार लेनी है, या एक बार में, मतलब आप एक बार सांस लेंगे एक बार छोड़ेंगे, ये 30 सेकंड में प्रक्रिया होनी चाहिए, तो वो इतनी कड़ाई कर दी कि लोगों को देखता था कि भाई ये लोग उस चीजों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, तो लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक हो गया। इस कारण से समय को क्या कहा गया? इस समय को कहा गया कि ये आतंक का राज कहलाया, इसी कारण से इसको आतंक का राज कहा गया। क्लियर ये बात कि आतंक का राज क्यों इसको कहा जा रहा है? कब से कब तक का समय? 1793 से 94 तक का समय, रोबेस्पियर सरकार के दौरान, जिसको जैकोबिन सरकार भी कहते हैं। क्या होगा आतंक के शासन के दौरान या आतंक के समय के दौरान? तो आप देखें, कुलीन एवं पादरी और जो दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, ऐसे सदस्य जो उससे, उसकी पार्टी के हैं लेकिन उससे असहमत हैं, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मतलब वो अपने खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और पकड़े गए लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। अगर वो मुकदमे में दोषी पाए गए, मतलब उनके ऊपर लगाए गए आरोप सही पाए गए, तो इनको गिलोटिन में चढ़ा दिया जाएगा। क्या होता है गिलोटिन? गिलोटिन एक ऐसा यंत्र होता है, आपको पकड़कर यहां पर बांध देंगे, ये पांव बांध दिए, यहां पर मुंडी बांध दी और ऐसा खिसका दिया यहां पर, और बस ये आदमी रस्सी छोड़ेगा और ये खट्ट से नीचे गिरेगा, आपकी मुंडी एक तरफ हो जाएगी। तो क्या है, एक प्रकार का मृत्यु दंड देने का, आदमी का सर कलम करने का, सिर काटने का एक नया तरीका था, इसको गिलोटिन कहते हैं। गिलोटिन नाम के व्यक्ति के द्वारा इस डिवाइस को बनाया गया, इस कारण से इसको गिलोटिन कहा जाने लगा, या ये डिवाइस गिलोटिन कहलाने लगी। क्लियर? अब रोबेस्पियर सरकार क्या कर रही थी कि रोबेस्पियर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए? कुछ कदम तो अच्छे बिल्कुल नो डाउट उठाए गए थे, लेकिन इतनी सख्ती कि वो सख्ती, आप समझ रहे ना कि सख्ती में सांस लेना मुश्किल हो गया। सरकार के द्वारा कुछ कदम कैसे उठाए गए कि मजदूरों एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मजदूरी जो होगी वो भी तय कर दी कि अधिकतम इतनी हो सकती है, कीमतें भी तय कर दी कि इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाने पर सजा मिलेगी। गोश्त, मतलब जिसको आप मांस कहते हैं, गोश्त कहते हैं, गोश्त और पाव रोटी आपने देखी है, डबल ब्रेड जैसी होती है, तो इसकी कीमतें तय कर दी गई। इनकी राशनिंग की गई कि हर व्यक्ति के, राशनिंग का मतलब क्या होता है, पर व्यक्ति के हिसाब से उसको इतना इनको दिया जाएगा, ये तय कर दिया गया। गांव के या किसानों से कहा गया कि अनाज शहरों में सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर ही आप बेच पाएंगे, उसके अलावा आप बेच नहीं पाएंगे। तो इसको किसान को अतिरिक्त फायदा अब इससे नहीं हो पा रहा था। सफेद आटा जो महंगा था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। समता की रोटी जो खास तौर से खड़े अनाजों से बनती थी, ये समानता का प्रतीक हुआ करती थी, इस रोटी को खाना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के लिए ये समता रोटी को खिलाना या इस प्रकार की कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पर मॉन्स्यूअर और मदाम है ना, दो शब्द हुआ करते थे। मॉन्स्यूअर कहा जाता है महाशय को और मदाम कहा जाता है महोदया को। ये शब्द खत्म कर दिए गए, इनकी जगह क्या कहते हैं? मॉन्स्यूअर की जगह सितोयेन, सितोयेन मतलब नागरिक और सितोयेन मतलब नागरिका, ये शब्द आप कहे जाएंगे। अब महाशय और महोदया नहीं कहा जाएगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स में सरकारी दफ्तर खोल दिए गए, इनकी सरकार के कुछ दफ्तर खोल दिए गए। तो ये बहुत बड़ी सख्ती से इनने ये लागू करवाया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू करवाई कि जो इनको चाहने वाले, जो इनके समर्थक थे, वो ही क्या कर गए? त्राही, त्राही का मतलब समझते हो, वो भी परेशान हो गए, वो भी कष्ट में आ गए, वो त्राही त्राही कर जाते हैं। जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहरा दिया गया और अगले ही दिन गिरफ्तार करके कहां चढ़ा दिया गया? गिलोटिन पर। उनको भी यहां पर चढ़ा दिया गया और उनका भी मुंडी उड़ा दी गई। समझ गए कैसे? बांध कर वहां पर डाल दिया, रस्सी छोड़ दी और गला क्या होगा? गला वहां पर उड़ जाएगा। तो ये इनके साथ किया गया। ये आतंक का राज आपका हुआ करता था कि आतंक के राज के दौरान ये सारी घटनाएं यहां पर हो रही थी। क्या क्या हुआ कि रोबेस्पियर की सरकार बनेगी, नीतियां सख्ती से लगाएगा, दोषियों को, विरोधियों को पकड़ेगा, जेल में डालेगा, क्रांतिकारी न्यायालय मुकदमा चलाएगा, दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर चढ़ाएगा, लेकिन खुद दोषी पाएगा तो उसको खुद को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
अब आता है फ्रांस में डिक्ट्री का शासन है या डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी को कहते हैं निर्देशिका, निर्देशिका का शासन कहलाता है। ये कब आ रहा है? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद। जैकोबिन सरकार क्या है? जैकोबिन सरकार में ही आपने आतंक का राज देखा हुआ था। क्या देखा था आपने? आतंक का राज देखा हुआ था। इस आतंक के राज के बाद जैकोबिन सरकार, मतलब आतंक का राज किसमें देखा था? जैकोबिन सरकार में। तो उस जैकोबिन सरकार के बाद आपको डायरेक्टरी का शासन आता था। क्या होता है डायरेक्टरी का शासन? इसमें सत्ता जो है, पावर जो है, वो किसके पास आ गई थी? मध्यम वर्ग के पास आ गई थी, मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास आ जाती है। इसमें एक नया संविधान लिखा जा रहा था। इस संविधान में संपत्ति विहीन को अभी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, मताधिकार से वंचित रखा गया था। इसमें 2 विधान परिषदें चुनी गई थी। गणतंत्र घोषित तो हो ही गया था और विधान परिषद चुनी गई थी, उनमें जो लोग जाएंगे तो मेंबर जाएंगे और उनको चलाने के लिए एक डायरेक्टरी बना दी गई थी। डायरेक्टरी को एक प्रकार से आप कार्यपालिका भी कह सकते हैं। ये 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका हुआ करती थी। 5 मेंबर थे इसमें, 5 सदस्यों की कार्यपालिका थी। और ये क्या है? एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है, लेकिन अगर इसका नेचर आप देखें तो इस राजनीतिक तौर से अस्थिर है। कैसी अस्थिर है? 2 सदन है आपके पास, है ना। आपने देखा कि आपके पास क्या है? विधान परिषदें कितनी है? विधान परिषद कितनी है आपके पास? 2 है। मान लिया कि एक ये है और एक ये है, 2 है। और इन दोनों में काम कौन कर रहा है? आपकी निर्देशिका या डायरेक्टरी? काम कौन कर रहा है? निर्देशिका या डायरेक्टरी। अब काम ये कर रही है तो इस डायरेक्टरी में कितने लोग हैं? 5 लोग। इसी को आप क्या कह रहे हैं? कार्यपालिका कह रहे हैं। अब ये 5 लोग कभी यहां उलझते हैं, कभी यहां उलझते हैं। इनके साथ बड़ी समस्या होती है, मतलब इनकी दोनों सदनों में लड़ाई होती रहती है, आपस में लड़ाई होती रहती है। इस आधार पर क्या कहा गया कि डायरेक्टरी क्या है? राजनीतिक अस्थिरता है डायरेक्टरी में, और ये स्थिरता नहीं ला पाई। इसके आपसी झगड़े, इसके विभिन्न विभिन्न विधान परिषदों में झगड़े, जिस कारण से सैनिक तानाशाह के लिए रास्ता खुला या रास्ता बना, और उस रास्ते से चलकर कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट आता है और एक नया सैनिक तानाशाह फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है। फ्रांस का एक नया तानाशाह वो बन जाता है। क्लियर ये बात कि कैसा हुआ? यहां पर डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी 5 लोगों का एक समूह है जो कि चलाने के लिए या देश चलाने के लिए बनाई गई थी। सरकार के सभी स्वरूपों में, चाहे वो जैकोबिन सरकार हो, जैकोबिन सरकार में चाहे आतंक का राज हो, चाहे फिर वो डायरेक्टरी का शासन हो, या और दूसरे स्वरूप भी आ रहे हो, सभी स्वरूपों में सरकारों के तो परिवर्तन होते थे, लेकिन इस दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समता और बंधुत्व, इन सब में ये सब बने रहे, ये सब प्रेरक आदर्श बने रहे। इनका सबका उपयोग बार बार किया जाता रहा, है ना। अपन ने देखा भी था कि फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 नारे दिए हुए थे, तो ये तीनों नारे बने हुए। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न केवल फ्रांस में बल्कि बाकी के पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित करने का कार्य किया। तो ये बड़े अपने आप में बड़े मुद्दे होते हैं जिनको हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम से जानते हैं। तो ये डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत आपने देखा हुआ था। अब देखें ऐसे कुछ डायरेक्टरी शासन में चल रहा था कि भाई अलग अलग तबके को अपने साथ करना है, तो ये सारी बातें यहां पर चल रही थी। अब एक मामला आता है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? क्रांति में महिलाएं कहां हैं? अभी तक चूंकि हमने देखा तो महिलाओं का जिक्र हमारे सामने नहीं आया। महिलाएं हैं या नहीं है, महिलाओं का अस्तित्व है या नहीं है, क्रांति के दौरान इनको कैसे देखा जा रहा था, ये सभी बातें यहां पर देखनी है। ये फोटो आप देख रहे होंगे, फोटो में महिलाएं भाला, बर्छी, तलवार और एक महिला घोड़े पर बैठकर आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो इनका नेतृत्व कर रही है। भाला बर्छी, इनका मतलब क्या हो जाता है? भाला बर्छी लेकर जा रही हैं, त्रिशूल लेकर जा रही हैं, न्याय की बात हो रही है, लाल टोपी ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले हैं, न्यायिक अधिकारों की मांग करने वाले हैं, अपने लिए कुछ संघर्ष स्थापित करने वाले हैं। तो मतलब इनके भी कुछ ग्रुप बन रहे होंगे, इनके भी कुछ समूह बन रहे होंगे। महिलाओं के बारे में देखें तो महिलाएं जो हैं वो शुरू से ही सक्रिय हुआ करती थी, चाहे तो वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, है ना। तो फ्रांस में या फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। समाज का परिवर्तन कैसे आएगा? घर से ही आता है सामाजिक परिवर्तन, तो उसमें महिलाओं का योगदान होता ही है। इसी कारण से कहा गया कि ये क्या है? आपकी शुरू से सक्रिय है। क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी, इस कारण से वो सक्रिय थी, उनको ऐसा लग रहा था।
तीसरे स्टेट की कुछ महिलाएं या अधिकांश महिलाएं काम भी करती थी। काम क्या थे? सिलाई बुनाई का, कपड़ों की धुलाई का, फल फूल सब्जी बेचना, घरों के घरेलू काम, और बहुत सारी महिलाएं किस्मत थी वेश्यावृत्ति का काम भी किया करती थी, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में भी हुआ करती थी। वो अपने उनके घरेलू काम, दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए कुछ कमाना पड़ता था, तो ये कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम वो किया करती थी। पढ़ाई लिखाई और व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके जो है वो महिलाओं को, सभी महिलाओं को नहीं मिले थे। इसमें हमने दो प्रकार की महिलाओं को बांटा है कि अधिकांश महिलाओं को तो मौका नहीं मिला था। जिन महिलाओं को मौका मिला था वो कहां से थी? कुलीन परिवारों से थी, या तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां हुआ करती थी, उनको ही पढ़ने का मौका मिला था। तो पढ़ने के लिए किस स्कूल में गई थी? कॉन्वेंट स्कूल जाया करती थी, और इसके बाद फिर इनकी शादी करा दी जाती थी। अपने ससुराल चली जाएंगी, दो अपने लिए बनाएंगी, दो अपने पति के लिए बनाएंगी और खिलाएंगी पिलाएंगी, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई खाना तो बनाना पड़ेगा जाकर, तो उनको वहां पर शादी कर दी गई, भेज दिया जाता था। इस दौरान कुछ कामकाजी महिलाएं भी थी जिनको अपना मतलब परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में लगकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, और इन सब के बाद अगर वो मजदूरी करने जा रही हैं तो उनकी मजदूरी भी क्या है? पुरुषों की तुलना में बहुत कम रखी गई है, बहुत कम है। मतलब उनकी तुलना में काम उतना ही करना है, लेकिन मजदूरी क्या है? कम रखी गई है। महिलाओं ने अपनी मांग रखने के लिए, अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए, अपना भला करने के लिए अपने क्लब बनाना, कैसे क्लब बनाना? राजनीतिक क्लब बनाना शुरू कर दिया। ये राजनीतिक क्लब क्यों बनाए गए? अपने हितों की हिमायत करने के लिए क्लब बनाए गए, और उस दौरान लगभग 60 क्लब आप देखेंगे अस्तित्व में आए। ऐसा ही एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये सबसे मशहूर क्लब हुआ करता था उस टाइम का। क्या मांग करते थे ये क्लबों में? महिलाएं क्लबों के माध्यम से क्या मांग करती थी? महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार चाहिए, पहली मांग इनकी ये होती थी। दूसरा, मताधिकार चाहिए कि हमको भी वोटिंग का अधिकार चाहिए, ये दूसरी मांग हुआ करती थी। ऐसी एक फेमस मांग थी कि भाई असेंबली में चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग महिलाओं के द्वारा की जा रही थी। लेकिन आप देखेंगे 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया। इससे महिलाओं को बड़ी निराशा हुई। निष्क्रिय नागरिक का मतलब क्या है? उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, मताधिकार नहीं दिया गया, जिसकी वो बहुत मांग कर रही थी। इससे वो क्या हो गई? निष्क्रिय नागरिक बन जाती हैं और वो बड़ी निराश होती हैं। लेकिन क्रांतिकारी सरकार जब सत्ता में आती है तो उसने महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए कुछ कानून लागू किए, कुछ कानून बनाए, जैसे कि स्कूली शिक्षा का कानून, कि सभी लड़कियों और जो भी बच्चियां हैं, सभी महिलाओं को या सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पिता शादी नहीं कर सकते, शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये बोल दिया गया। शादी क्या है? एक नैसर्गिक अधिकार दे दिया गया कि भाई उसका जन्म से अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अपने तरीके से शादी करेगी, उसको मजबूर नहीं कर सकती। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, औरत और मर्द दोनों तलाक के लिए आवेदन दे सकते हैं। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। ये सारी बातें यहां पर कर दी गई कि ये कानूनों के द्वारा ये कदम यहां पर उठा लिए गए। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं ने क्या हुआ? उनके संघर्ष जारी रहे, महिलाओं के द्वारा अपना संघर्ष किया गया। जैसे आप देखें, कब? आतंक राज के दौरान भी महिलाएं अपना संघर्ष कर रही थी। जब महिलाएं संघर्ष कर रही थी तो अब आतंक राज में तो हमने देखा था कि जो रोबेस्पियर सरकार थी वो अपने खिलाफ तो एक शब्द सुनती नहीं थी। अगर आपने कुछ उनके विरोध में किया तो आपको पकड़कर जेल में डाला जाएगा। तो महिलाओं के द्वारा जो क्लब बनाए गए थे उन क्लबों को बंद कर दिया गया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इनके लिए बाकायदा कानून बनाया गया कि अब ये सही नहीं है, गलत है। जो फेमस हो गई थी महिलाएं, जानी मानी हस्तियां थी, उनको पकड़कर जेल में डाला गया और कुछ महिलाओं को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया ताकि वो आगे जाकर इनके खिलाफ आवाज ना उठा सकें। तो ये संघर्ष इनका लगातार जारी था, वो कर ही रही थी। इसमें आगे की कड़ी अगर हम देखें, आगे थोड़ा सा बढ़े, तो महिलाओं ने मताधिकार और समान वेतन के लिए बड़े आंदोलन किए। ये अगली सदी तक चलते रहे, अगली शताब्दी तक, अगली मतलब जो सेंचुरी आएगी उस तक चलते रहे। इन आंदोलनों को बड़ा आधार कब मिल पाएगा? तो इन आंदोलनों को बड़ा आधार मिलेगा या बड़ा समर्थन मिल पाएगा किससे? अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जब होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन से लगभग महिलाओं के जो मताधिकार की बात की जा रही है, इनको क्या होगी? बहुत सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जगह जगह पर अलग अलग देशों में इससे क्या होगा? महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा और इससे फ्रांस की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा।
1946 में आकर महिलाओं को क्या मिल पाता है, वोटिंग राइट मिल पाता है, मताधिकार मिल पाता है ना। तो बड़ा लंबा समय लग जाता है कि 1946 आ जाता है, उसके बाद महिलाओं को वोटिंग राइट यहां पर मिल पाता है। क्लियर। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि भाई कैसे महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, है ना। आप देखेंगे महिलाओं में एक महिला है जिनका नाम है ओलंप दे गूज, है ना। इनके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, उनमें उनने कुछ मूल अधिकार बातें की हैं, उनने कुछ मूल अधिकार अपने बताए हैं कि भाई क्या होने चाहिए महिलाओं के पास, क्या नहीं होने चाहिए। जैसे वो कहती हैं कि औरत जन्मना स्वतंत्र है, मतलब पैदा होने के साथ स्वतंत्र है, अधिकारों में पुरुषों के समान है, पुरुष के बराबर ही उसको भी अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना या उनकी सुरक्षा करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का प्रतिरोध का अधिकार, ये यहां पर कहा गया। समग्र संप्रभुता का स्रोत जो है वो राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवा कुछ और नहीं। राष्ट्र में केवल पुरुष नहीं है, केवल महिला नहीं है, ये पुरुष और महिला दोनों का संघ है। और जो संप्रभुता की बात की जा रही है उसका स्रोत राष्ट्र में है, और राष्ट्र किससे मिलकर बना है, राष्ट्र पुरुष मेल और फीमेल दोनों से मिलकर बना है। तो ये दोनों इसमें निहित हैं, दोनों का संघ है। तो ऐसी बात इनके द्वारा यहां पर की गई। कानून को कहा गया कि सामान्य जन की इच्छा है या सामान्य इच्छा के व्यक्ति है, सभी महिलाओं, पुरुषों को या नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान पर या हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार होंगे। अगला कहा, कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी कठोर दंड का या महिलाओं को भी कठोर कानून का पालन करना चाहिए या कठोर कानून का पालन करें। एक और सोर्स है, उस सोर्स में यह कहा गया है, आपकी बुक के अंदर ही बताया गया है, जिसपे उनने महिलाओं को जो अधिकार नहीं दिए गए हैं उस बात को उनने सही ठहराया। क्या कि 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत नाम के एक व्यक्ति हैं, उनने अपने आधार दिए कि क्लबों को जो बंद कर दिया गया, राजनीतिक क्लबों को जो बंद कर दिया गया है, उनको बंद करने का निर्णय सही है, और उसके पीछे उनने अपना तर्क दिया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है, पुरुष चूल्हा चौका करेगा क्या, ऐसा उनने कहा। क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पुरुषों को स्तन दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो पुरुषों को स्तन नहीं दिए हैं। प्रकृति ने पुरुष से कहा है पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है, ऐसा वो कहते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति ने महिलाओं से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व के सुख से सुखद दायित्व यही तुम्हारे क्या है, यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं, बेशरम हैं, क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं हो चुका है। ये सारी बातें किसके द्वारा की जा रही हैं, सोमेत नाम के व्यक्ति के द्वारा। राजनीतिक क्लब, महिला राजनीतिक क्लबों को बंद करने के लिए जायज ठहराने के पक्ष में उनने ये सारी बातें यहां पर करी थी। अगला आता है कि भाई दास प्रथा का उन्मूलन, कि क्या होती है दास प्रथा। अब दास प्रथा में दास का मतलब समझते हैं ना, दास का मतलब होता है गुलाम, और प्रथा का मतलब क्या हो जाता है, जब यह परंपरा चली आती है कि एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इंसानों को गुलाम बनाते हैं, उन गुलामों को दास कहा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहला जाती है, दास प्रथा। भाई बोले हमारे यहाँ तो दादाजी के जमाने में भी गुलाम था, फिर पापा के में भी था, अपने में भी था। तो ये क्या हो गई, एक प्रथा है कि बोले बब्बा ने भी रखा था, फिर हमने भी रखा, पिताजी ने भी रखा, उनके पिताजी ने भी, उनके पिताजी ने भी। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली एक व्यवस्था है जिसको हम प्रथा का नाम देते हैं। तो दास प्रथा, दास समझ गए कि भाई गुलाम होते हैं दास, जो अपने मालिक को नहीं बदल सकते, मालिक चाहे जैसा व्यवहार करे, वही दास प्रथा थी। तो इस दास प्रथा के उन्मूलन की बात की जा रही है। उन्मूलन का मतलब क्या है कि खत्म करने की, एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, है ना, इनको खत्म करने की बात की जा रही है कि इनको हम समाप्त करेंगे। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। तो दास प्रथा शुरू कैसे होगी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखना, दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो जैकोबिन सरकार है ना, जैकोबिन शासन के दौरान आप देखेंगे जैकोबिन शासन का एक क्रांतिकारी कदम था कि उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब समझिए कि दास प्रथा होती क्या है। दास प्रथा को अगर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग होती है कैरिबियाई उपनिवेशों के साथ, उनके अस्तित्व में आने के साथ या उनका दुनिया को पता चलने के साथ
पश्चिम की ताकतों का कैरिबियाई देशों में जाने के साथ ही हमारा दास प्रथा चरम पर आता है, दास प्रथा सब कोई देख पाता है। क्या होगा यहां पर कि आप देखिए कैरिबियाई कुछ द्वीप हैं, मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगो, ये ऐसे कैरिबियाई द्वीप हैं कि यहां से आपको तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। अब कॉफी, तंबाकू, चीनी ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं कि ये लत लगाती हैं। तंबाकू की लत लगती है, भाई खाने लगे, पीने लगे तो रोज चाहिए। चीनी मतलब बिना शक्कर कुछ अच्छा नहीं लगता है। चाय कॉफी की भी लत लगती है कि सुबह उठते ही चाहिए, है ना, तो ये लत लगती है। तो इनकी डिमांड पश्चिम के देशों में होने लगी, पश्चिम का देश मतलब यूरोप में होने लगी। तो इनकी पूर्ति करनी थी, आपूर्ति करनी थी, व्यापारी लगे हुए थे। तो उनने जो जहां के थे सबसे पहले मजदूर वहीं के ढूंढे जाएंगे, तो वहां के लोगों में यूरोप के लोगों से कहा। तो यूरोप के लोग इन देशों से अपरिचित थे, बोले हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर हैं, बोले पता नहीं आ पाए लौट के कि नहीं आ पाए, और घर वालों का मुंह देख पाएंगे कि नहीं। और दूसरा, काम के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा, वो काम नहीं करना चाह रहे थे। इन सब से क्या हुआ, बागानों के अंदर श्रम की कमी पड़ जाती है, लेबर की कमी पड़ जाती है। उस लेबर की कमी को पूरा करने के लिए एक दास व्यापार डेवलप होता है, उसमें एक त्रिकोणीय एंगल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय दास व्यापार कहते हैं। कैसा त्रिकोणीय दास व्यापार बनता है, ऐसा त्रिकोणीय दास व्यापार बनता है। ये त्रिकोणा बन गया, यहां पर आ जाएगा, इसको कहेंगे हम क्या, यूरोप। यहां पर जो आएगा उसको हम कहेंगे अफ्रीका, और यहां पर जो आएगा उसको कहेंगे हम अमेरिका। इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बन जाता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणीय दास व्यापार कहा जाता है। क्या होता है इस त्रिकोणीय दास व्यापार के अंतर्गत कि यहां पर फ्रांसीसी सौदागर है ना, बड़े बड़े फ्रांसीसी सौदागर फ्रांस के जो पोर्ट हैं बोर्दो और नांते, इन बंदरगाहों से अपना जहाज चलाते हैं और अफ्रीका के तट पर, अफ्रीका के बंदरगाहों में अपने जहाज को लगा देते हैं। ये सारी घटनाएं 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि दास प्रथा जो चरम पर आ रही है वो 17वीं शताब्दी में आप देख पाएंगे। जब वहां पर पहुंचे तो ये सौदागर क्या करेंगे, दास खरीदेंगे। दास कौन होता था, दास इंसान हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे। इन इंसानों या मानवों को खरीदा जाएगा। बस ये लोग गरीब हैं, दुनिया से अनभिज्ञ हैं, तो इंसान और इन मानवों को खरीदा जाएगा। कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, यहां पर ये पहुंच गए, इन्हें डिमांड रख दी कि हमको हट्टे कट्टे 5 फीट 6 फीट के 50 आदमी चाहिए, ला कर दो। तो लोकल के जो सरदार हैं, लोकल के जो सौदागर हैं अफ्रीका के, उनने बांध के रखे हुए थे कई सारे, तो उनसे यहां पर दास खरीद दिए गए। दास खरीदे गए तो भाई मिक्स ना हो जाए, तो उन दासों को दाग दिया गया, मतलब उनके ऊपर गर्म करके कोई अपना सरिया, कोई लोहे का छल्ला या कोई त्रिशूल जैसा उनके हाथ पर, पीठ पर, पेट पर जहां भी चिपकाना हुआ, जहां भी अपना हुआ तो गरम चिपका दिया कि निशान बन गया। अपन को मतलब नहीं है कितनी लग रही है, उनको मर रहे हैं कि जी रहे हैं, अब कोई पीड़ा वीड़ा नहीं है वहां पर। और बस हथकड़ियां डाल दी कि ऐसा नहीं कि ये भगना जाए, दोनों हथकड़ियां डाल दी, पीठ में एक ठो छुआ दिया, ऐसी हथकड़ियां डाल दी, यहाँ पर थप्पा लगा दिया कि ये अपना वाला है। और इनको कहां ले गए, कैरिबियाई देश। 3-3 महीने तक जहाज में ठोसे हैं, खाने पीने को दिया तो दिया, मर गए तो वहीं जहाज से फेंक दिया और ले गए वहां पर। और वहां पर जाकर ये जो व्यापारी आए हैं, इनने खरीदा अफ्रीका में, अफ्रीका से खरीद कर इनने बेचा कहां, बागान के मालिकों को इनको जरूरत थी कि भाई दास की मतलब श्रम की कमी तो बागानों में पड़ रही थी, तो वहां पर इनको बेच दिया गया, वहां पर ये लोग खेती करेंगे। इन श्रमों के बदले से, इन मजदूरों के बदलों पर, दम पर, इन दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफी, नील, इन सब की मांग को पूरा किया गया। जो मांग बढ़ रही थी उसको पूरा कर दिया गया। जो छोटे छोटे बंदरगाह थे फ्रांस के, जिनको बोर्दे, नांते जैसे बंदरगाह कह रहे हैं, ये क्या हो गए, धीरे धीरे फलते फूलते दास व्यापार के कारण क्या हो गए, समृद्ध नगर बन जाते हैं। क्योंकि यहां से ही दास व्यापार बड़े स्तर पर हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े बड़े नगर बन जाते हैं। कि बड़े बड़े नगर बना दिए भाई कि ऐसा कुछ होगा, ये कर देंगे, ये सारी बातें यहां पर कर रहे थे, है ना। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई थी, क्योंकि 17वीं सदी में, है ना, 17वीं सदी में तो दास प्रथा प्रारंभ हुई थी। 100 साल बाद तक 18वीं सदी में दास प्रथा की फ्रांस के अंदर कोई बुराई नहीं होती है। मूलभूत अधिकार उपनिवेशों की प्रजा को प्रदान किए जाएं या ना किए जाएं, इसको लेकर असमंजस बना हुआ था। कानून बनाया जाए, कानून ना बनाया जाए, इसको लेकर भी असमंजस था, क्योंकि अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध का डर था कि ये लोग विरोध ना कर दें, इस कारण से इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया। 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया कि हर दास को मुक्त कर दिया जाएगा।
यह कानून जो है वो बहुत कम समय के लिए लागू रहा, छोटी सी अवधि के लिए ही लागू रहा कि भाई बहुत कम समय के लिए वो लोग आजाद रह पाए। 10 वर्ष बाद नेपोलियन जब गद्दी पर बैठता है तो दास प्रथा को दोबारा से चालू कर देता है, वो पुनः प्रारंभ कर देता है। यहां पर अफ्रीका के निग्रो जो अफ्रीका की मूल प्रजातियों में से एक है, काले होते हैं ये लोग, अफ्रीका के बेसिकली लोग काले ही होते हैं। निग्रो बड़े हट्टे कट्टे होते हैं और निग्रो शब्द को उस टाइम पर बड़ा ऐसे गंदे शब्द के तौर पर देखा जा रहा था। इन निग्रो को पकड़कर फिर से फ्रांसीसी जो बागान के जो सरदार हैं, बागान के जो मालिक हैं, उनको बेचा जाने लगा। बहुत बाद में फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो हो पाया वो 1848 को हो पाया। किनका उन्मूलन? जो आप निग्रो को पकड़ कर ले जा रहे हैं, इनको दास बना रहे हैं, तो इसका उन्मूलन मतलब इसकी समाप्ति कब हो पाई? 1848 में दास प्रथा की समाप्ति हो पाती है। हमने दास प्रथा का प्रारंभ देखा, दास प्रथा का त्रिकोणीय विचार देखा, इस 2-3 स्लाइड में हमने दास प्रथा के उन्मूलन में। फिर हमने देखा कि दास प्रथा कैसे खत्म हो पाई। पहले 1794 कन्वेक्शन में थोड़े समय के लिए नेपोलियन ने दोबारा से चालू की, लेकिन 1848 में इस पर दोबारा से पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है। अब आता है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। रोजाना की जिंदगी मतलब हम जैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, ये सारी बातें आपकी रोजाना की जिंदगी में आती हैं। ये सब बातें क्रांति के दौरान भी थी। ऐसा नहीं था क्रांति आ गई तो आपने खाना खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी, कपड़े पहनना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्रांति के दौरान इन सब बातों को भी देखा गया, रोजाना की जिंदगी कैसी चल रही थी। तो एक सवाल उठता है मन में, क्या लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनकी पढ़ी जाने वाली पुस्तकें, क्या राजनीति बदल सकती है? राजनीति के द्वारा इनमें बदलाव हो सकता है क्या? आप देखें 1789 के बाद जब क्रांति आ जाती है या फ्रांस में क्रांति हो जाती है तो फ्रांस में अनेक परिवर्तन आते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं? सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फ्रीडम मतलब हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो जातिगत तरीके से कैसा भी हो, समाज के तरीके से कैसा भी हो, हर प्रकार के व्यक्ति को क्या कर दिया गया? समान कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई हर व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाएगा। आप फोटो देखना, ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, वो सभी क्या है? आप एक दूसरे गले मिल रहे हैं, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी के कान खींच रहा है। इसका मतलब क्या है? सभी स्वतंत्र है, सभी समान। ये मजाक चल रहा है, इसका मतलब ये स्वतंत्र है, समान हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र है तो कोई भी रास्ते में जाए बोले हम तो सर फोटो देखी थी, हम भी कान खींचेंगे, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब वो नहीं। स्वतंत्र का मतलब कि आप कोई सा भी काम कर सकते हैं, बस ऐसा ना हो कि देश को नुकसान पहुंचाता हो। 1789 में जब क्रांति हुई तो बास्तिले का किले का जो ध्वंस हुआ, उस ध्वंस के बाद कई सारे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आए। इन कानूनों के माध्यम से सबसे पहला कानून जो आता है, सेंसरशिप की समाप्ति। क्या होता है सेंसरशिप? सेंसरशिप अगर हम प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत बात करें तो कोई भी लिखित सामग्री, कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि, कोई भी किताब लिखना, अखबार लिखना, नाटक लिखना, ये सारी बातें आपकी कहां से पास होकर जाएंगी? सभी सेंसरशिप से पास होने के बाद ही प्रकाशित या चलाई जा सकती हैं, या उनको आप दिखा सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर सेंसरशिप में सरकार ने अपने व्यक्ति बिठा के रखे हैं। अगर आप राजा की बुराई करने के लिए पेपर में लिखेंगे तो पेपर पर प्रतिबंध आ सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जबकि आप आधुनिक दुनिया में देखें, हर देश की न्यूज एजेंसी अगर उनके देश का प्रमुख व्यक्ति कुछ गलत करता है तो वो उनके खिलाफ भी लिखती है, उनको रोक टोक नहीं पाती। जहां तानाशाही नहीं है वहां की बात कर रहा हूं, जहां तानाशाही है वहां तो लिख ही नहीं सकते आप। तो ऐसे यहां पर राजतंत्रों में आप उनके खिलाफ लिख नहीं सकते थे, उनके खिलाफ पेपर नहीं निकाल सकते थे। तो सेंसरशिप खत्म करने से क्या हुआ कि जो विरोधाभासी विचार हैं ना, जो उनके विरोध में जो विचार हैं, भाषण की जो अभिव्यक्ति है, उनको भी आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक, उनको भी आप लिख सकते हैं। अब अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें आप देखें कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्मना अधिकार यहां पर कह दिया गया। अब जैसे ही सेंसरशिप खत्म हुई, जैसे ही इन अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार बोल दिया गया, फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई और तेजी से गांव देहात की तरफ वो फैलना स्टार्ट हुई। इसमें क्या था? फ्रांस की घटनाओं का जिक्र हुआ करता था। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? परस्पर विरोधी विचार को व्यक्त किया जा सके, उसी को आप प्रेस की फ्रीडम कहेंगे। तारीफ करवाना फ्रीडम नहीं कहलाएगी। स्वतंत्रता और न्याय की जो बात की जा रही है कि स्वतंत्रता और न्याय क्या है, तो राजनीतिक व दार्शनिकों के जो लेख हैं वो सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? क्योंकि पढ़े लिखे कम थे। तो इनकी स्वतंत्रता और न्याय की बातों को आप नाटक के द्वारा, कलाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा बता पाएंगे।
किताबों के द्वारा अगर आप बताएंगे तो किताबें पढ़ना केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोग जो हैं उनके हाथ में था, बस तब उनके लिए भी संभव था, बाकी सबके लिए नहीं था। आप नाटक बनाकर दिखा दो, आप कोई ड्रामा कर दो, है ना, कोई नुक्कड़ कार्यक्रम कर दो, कोई लोकगीत बना दो, इससे क्या होगा, लोग आसानी से समझ जाते थे कि भाई ये हमारे बारे में बात की जा रही है। स्वतंत्रता और न्याय के विचार को इस आधार पर भी फैलाया गया या आगे ऐसे बढ़ाया गया। अगला टॉपिक आता है जिसपे हम सारांश के बारे में बात करेंगे, कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि आप देखें 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है और नेपोलियन संहिता जारी करता है। ये फ्रांस के बड़े राजाओं में से है, दुनिया के महानतम सम्राटों में से है जिसने अपने क्रांतिकारी कदम उठाए। इन कदमों की जानकारी तब मिल पाई जब ये मर गया, उसके बाद लोगों की समझ में आना या लोगों को उसके द्वारा फैलाए गए विचार तब बाद में पता चल पाए। ये पूरे देशों, यूरोपीय देशों की विजय यात्रा करना चाहता था, इसके लिए उसने साम्राज्य बनाए, पुराने राजनीतिक जो पुराने छोटे छोटे साम्राज्य थे, राजतंत्र थे, उनको समाप्त किया। यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत इसको कहा जाता है। इसने अपनी संहिता या अपने कानून के अंतर्गत निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून और नापतोल, है ना, नापतोल की एक समान प्रणाली इसके द्वारा चलाई है। प्रारंभ में जिन देशों को इसने जीता था उन देश के लोग इसको मुक्तिदाता कहा करते थे कि ये आ गया है हमको स्वतंत्र कराने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी सेना को वहां के लोग हमलावर के रूप में जानने लगे और 1815 में वाटरलू की लड़ाई ये हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट की। ये फोटो आप नेपोलियन बोनापार्ट की यहां पर देख पा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या है, तो उसने आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया हुआ है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार इसके द्वारा दिए गए हैं, यही विरासत है। सामंती व्यवस्था का इस आंदोलन के द्वारा या इस क्रांति के द्वारा नाश होता है। संप्रभु राष्ट्र की स्थापना होती है, दासता से मुक्ति होती है। दासता से मुक्ति के विचार जो हैं वो उनकी नई परिभाषा लिखी जाती है और इन विचारों को कई सारे देशों में अपनाया गया। जैसे भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय इन विचारों से बड़े प्रभावित थे और उनने इन फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को भारत की विभिन्न कोनों में बड़ी दम से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक फैलाया हुआ था, है ना। टीपू सुल्तान आप देखेंगे दक्षिण भारत में मैसूर के राजा थे और राजा राम मोहन राय कौन है, ये भारत में धर्म सुधार आंदोलनों के अग्रणी दूत, इनको भारत के ब्रह्म समाज का संस्थापक भी कहा जाता है। इनके द्वारा भारत में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इनके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को भी भारत में पर्याप्त मात्रा में फैलाया गया। तो ये सारांश के अंदर की सारी बातें हमने यहां पर कंप्लीट कर ली और ये हमारा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट बनाई गई है और मैग्नेट ब्रेन्स का एक ऐप बनाया गया है। ऐप को आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करेंगे पहली लिंक पर क्लिक करें और आप वेबसाइट के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट पर पहुंचते हैं आप अपने मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम, उसके बाद आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। आपने क्लास सेलेक्ट की कक्षा 9वीं, आपके सामने सभी टीचर आ जाएंगे। तो उसमें से जो भी विषय आपको देखना है आप उस विषय के सामने क्लिक करें। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान के सामने क्लिक करते हैं वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इससे क्या फायदा होगा कि आप कोई चैप्टर में जा रहे हैं, उसका टॉपिक, सब टॉपिक, सॉल्यूशन, एमसीक्यू जो भी देख रहे हैं आसानी से आप व्यवस्थित तरीके से देख पाएंगे। आपको वीडियो देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रही है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए आप उसके चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।